हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम मार्क पर। तो बच्चों, हमने अभी तक अपने नर्सिंग एजुकेशन के 2 यूनिट्स खत्म कर लिए हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट 3, जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन। तो बच्चों, आपको याद है कि सेकेंड यूनिट का नाम क्या था, हमने क्या पढ़ा था? तो हमारा जो सेकेंड यूनिट था उसका नाम था असेसमेंट एंड प्लानिंग। बच्चों, हमने टीचर को, स्टूडेंट को असेस कर दिया। हमने प्लान कर लिया कि हमें किस तरीके से क्लासरूम में जाना है, क्या क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, ये तो हमने कर लिया था। बट उसको हमें इम्प्लीमेंट करना भी तो आना चाहिए। तो आज हमारा वही यूनिट है, इम्प्लीमेंटेशन। तो बच्चों, हम ये देखेंगे कि जो हमने लेसन प्लान बना लिया था, जो हमने करिकुलम प्लान कर लिया था, हमने सब कुछ तो प्रिपेयर कर लिया था, बट उसको हमें अपने क्लासरूम में बच्चों के बीच में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो ईजी नहीं होता, लोग प्लान तो कर लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो नर्सिंग एजुकेशन में यही था बच्चों कि जो हमने एसेस किया, प्लान कर लिया, अब उसको हम क्लासरूम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और मैंने हमेशा बोला बच्चों कि जो भी हम टॉपिक कवर करते हैं वो आपके आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, कुछ भी कम नहीं होता। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे कि टीचिंग इन क्लासरूम एंड स्किल लैब। तो बच्चों, ये देखते हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स वहां पे यूज करते हैं क्लासरूम। अब यहाँ पे हमारा जो पहला होता है वो होता है क्लासरूम मैनेजमेंट। उसकी प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है, ये हम देखेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होता है, उसको कौन से ऐसी चीजें जो बढ़ावा देती हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन में बैरियर्स बनते हैं, हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे बच्चों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को हम बोलते हैं आईसीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो पूछता ही पूछता, बच्चों कंफ्यूजन भी होती है। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी और आपको जो नोट्स मिलेगा वो भी सिंपल होगा। अगर आप इतना ही लिख के आ जाते हो ना तो 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत सफिशियंट होता है। तो ये भी आप लोग देखना, ठीक है। फिर हम देखेंगे टीचिंग मेथड, इसके फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हम देखेंगे। और बच्चों, जो हमारे टीचिंग मेथड्स है इसके अंदर पहला हमारा आता है लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, माइक्रो टीचिंग। ओके, अब स्किल लैब में भी हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। स्किल लैब में जब टीचर्स आपको लेके जाते हैं तो कौन कौन से मेथड्स आपको वहां पे पढ़ाते हैं, इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। अपना जो उन्होंने प्लान करके ले गया था, या तो वो आपको सिमुलेशन करके दिखाएंगे कि रियल बेस सिनेरियो बना दिया, केसेस दिखा रहे हैं आपको और वहां पे सिखा रहे हैं, या तो आपको करके और थियरी बेसिस बता रहे हैं, या आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो लास्ट में फिर रीडेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि बच्चे को बार बार करने से, बताने से क्या होता है, समझ में आ जाता है। तो रीडेमोन्स्ट्रेशन ये हमारे स्किल लैब में होने वाली चीजें हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि स्किल लैब में यूज होने वाली कौन कौन सी जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं वो होते हैं। तो पहला आपका सिमुलेशन, डिमोन्स्ट्रेशन और रीडिमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, वो हमें इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे देखते हैं। उसके बाद फिर हम सिंपोजियम क्या होता है, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, साइंटिफिक वर्कशॉप, एग्जीबिशंस क्या होता है, रोल प्ले क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, फील्ड टिप क्या होता है, आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आप खुद से कैसे सीखते हो, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन से कैसे सीखते हो, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज में आपकी ये सारी चीजें आता है। ये भी आपका 5 मार्क्स का टोटल ऐसे ही पूछ लेता है कि एक्सप्लेन एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। तो इसके अंदर का टीम बेस्ड लर्निंग आता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आता है, पेयर शेयरिंग साथ में, केस स्टडी एनालिसिस आता है, जर्नलिंग आती है, डिबेट आता है, गेमिंग आता है। तो बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि जर्नलिंग का मतलब क्या होता है? ये आपका टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जर्नलिंग। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं बच्चों जो हम इस चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जब हम कोई चीज इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले क्लास को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्लास को मैनेज ही नहीं करोगे तो आप कुछ भी पढ़ाने आए, कुछ भी प्लान करके आए हो, वो ठीक से नहीं होगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, जब क्लासरूम में आप आते हो तो सबसे पहले बच्चे को बोलते हो डिसिप्लिन वे में बैठ जाओ। एक मतलब आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो आप क्लास को मैनेज करते हो, उनको शांत करवाते हो कि वो शोर ना करे, उनको सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो कि बच्चा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, तब आप पढ़ाना शुरू करो। तो ये सारी चीजें आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में आती है। और वही यहाँ पे भी यही है कि इसमें हम देखेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और क्लासरूम मैनेज करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिनको हम क्लासरूम मैनेजमेंट में यूज करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो बच्चों, हमारा इंट्रोडक्शन है जो क्लासरूम मैनेजमेंट का, वो ये कहता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट रिफर्स टू अ टेक्निक एंड प्रैक्टिस जिसमें हम क्या करते हैं, जो टीचर यूज करता है ताकि वो क्लास में डिसिप्लिन को,
क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए, मैंने कहा ना, और क्लासरूम को ऑर्गेनाइज कर पाए, और क्या करें, और एक्टिविटीज के लिए उसको क्लासरूम को क्या करें, प्रिपेयर करें और क्रिएट करें एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक, अब जब क्लासरूम को मैनेज कर रहे हो तो उसमें क्या करो, डिसिप्लिन जरूरी है, और आप ऐसा प्रिपेयर करो क्लासरूम को कि उसमें आप कोई भी एक्टिविटीज अच्छे से करा पाओ। ठीक है, अब ये क्या करता है, इट हेल्प इन स्मूथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय कंट्रोलिंग स्टूडेंट बिहेवियर, मैनेजिंग टाइम एंड इंकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये कैसे करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपका बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है अगर आप क्लासरूम को मैनेज करते हो। क्यों, बिकॉज आप यहाँ पे टाइम मैनेज कर पाते हो अपने हिसाब से, स्टूडेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं कि वो बहुत ज्यादा शोर ना करे, शांत से बैठे रहे, आपको पहले से ही पता होता कि कौन सा बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करेगा, कौन सा नहीं, तो आप क्या करते हो वहां पे उसको मैनेज करते हो, उसके बिहेवियर को, और एनकरेज करते हो एक्टिविटीज को, ताकि बच्चा जब आप कोई चीज पूछ रहे हो तो वहां पे बच्चा क्या करे, पार्टिसिपेट करे, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे, एनकरेज करो आप उसको, ये सारी चीजें। जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, लीड करता है क्या, बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चा अच्छे से समझ पाता है कोई भी चीज अगर आप पढ़ा रहे हो, और क्या करता है, इंप्रूव करता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अगर वो चीजें समझ पाएगा तो क्या कर पाएगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट बच्चा यही होता है कि अगर आप क्लासरूम को मैनेज कर पाते हो तो आप जिस मोटो से आए हो, जो प्लान करके आए हो कि आज मैं बच्चों को ये चीज बताऊंगा, तो बच्चे उसको डिसिप्लिन वे में आके वो सीख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या करता है, उसको बच्चे को जो एक्टिविटीज के बारे में सबसे बताते हैं, आज मैं ये बताऊंगा, तो बच्चे थोड़ा सा क्या होते हैं कि हाँ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप डिसिप्लिन वे में करो, टाइम को मैनेज कर ले रहे हो, नई नई एक्टिविटीज करा रहे हो, तो ये सारी चीजें होती है। तो आपने क्लासरूम को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बच्चों कुछ डेफिनेशन है क्लासरूम मैनेजमेंट के। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ टीचर प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल क्लासरूम एक्टिविटीज टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग। ये कह रहा है कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें टीचर प्लान करता है, क्या प्लान करता है, क्लासरूम को किस तरीके से पढ़ाना है, लेसन प्लान कर सकता है, ठीक है, और फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है कि किस किस वे में पढ़ाना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर डेफिनेशन देना है, किस टाइम पे उसको एक्टिविटीज करानी है, ये सारी चीजों को ध्यान देता है, तो वो ऑर्गेनाइज करता है क्लासरूम को। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल करता है क्लासरूम को एक्टिविटीज के थ्रू। अब क्या होता है कि अगर आप सिर्फ लेक्चर लेते जा रहे हो तो बच्चे बहुत ज्यादा बोर होते हैं, लेकिन वो क्लास को कंट्रोल करने के लिए नई नई एक्टिविटीज कराती है ताकि बच्चा सीख भी पाए, और जब वो सीखेगा, एक्टिविटीज को इंटरेस्ट लेगा, तो क्लास को डिस्ट्रैक्ट भी कम करेगा। तो ये भी एक चीज होती है बच्चों। ठीक है, और इसकी और क्या करता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, और क्या करता है, इफेक्टिव लर्निंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये हमारा पहला डेफिनेशन था। अब हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, दूसरा डेफिनेशन हमारा करता है जो इन्होंने किसने दिया था, वुड एंड रॉफे ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था बच्चों, इन्होंने कहा था कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है रिफर्स टू द एक्शन टेकन बाय द टीचर टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स अकेडमिक एंड सोशल इमोशनल लर्निंग। इन्होंने कहा था कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा एक्शन होता है जो टीचर लेता है कि जो उनका क्या होता है, उससे वो इन्वायरमेंट को ऐसा इन्वायरमेंट वो बनाता है जिसमें जो बच्चा होता है उसका एकेडमिक और सोशल इमोशनल लर्निंग क्या करता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये चीज होती है तुम्हारी क्लासरूम मैनेजमेंट। तीसरा आपका जो होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर, टाइम, स्पेस एंड लर्निंग रिसोर्सेज टू अचीव एजुकेशन एंड गोल। इन सिंपल कहूँ बच्चों, क्लासरूम शुरू करने से पहले जो भी आप प्रिपरेशन करते हो वो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, और किस तरीके से करते हो वो भी आपका क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। आप एक्टिविटीज को वहां पे बता रहे हो बच्चों को, आप डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो, बच्चों को शांत करा रहे हो, ठीक है, आप इन्वायरमेंट से उनको कहीं डिस्ट्रैक्टेड बच्चा वहां पे उसका फोकस लेके आ रहे हो, तो ये सारी चीजें जो आप करते हो वो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों मैंने कहा था ना कि प्रिंसिपल्स हम देखेंगे, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। तो पहला प्रिंसिपल हम होता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब टीचर क्लास में कुछ पढ़ाने जा रहे तो उसका कुछ गोल होगा कि आज उसको ये चीज अचीव करनी है। जैसे कि आज मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा ये गोल है कि आज मुझे अपना यूनिट 3 इम्प्लीमेंटेशन जो है वो खत्म करना है। तो जो भी टीचर होगा उसका ये गोल होगा, तो इसका वो ऑब्जेक्टिव होगा कि वो क्लास में जाए और जो वो अपना गोल बना के गया था उसको अचीव करे। तो पहला यही होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव, उसको पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। ठीक, अब वहाँ मैं इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पढ़ानी हूँ, अगर मेरी पीपीटी रेडी ना हो तो क्या मतलब है। तो इसलिए ये कहता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट में ये भी आपका एक प्रिंसिपल होता है कि आप क्या करते हो, प्रॉपर प्लानिंग करके जाते हो। बिना प्लानिंग के आप क्लास को मैनेज नहीं कर सकते हो। तो आपका प्रिंसिपल ये कहता है कि आप क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास में जाओ और आप क्या करो, क्लियर प्लानिंग के साथ जाओ। आपका तीसरा जो करता है
प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन विथ लव, ये कहता है कि आप डिसिप्लिन का मतलब लोग थोड़ा सुनते हैं तो उनका क्या होता है कि वो सोचते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं, आप डिसिप्लिन वे में होके पढ़ाओ, वहां पे ज्यादा आप ऐसा माहौल बनाओ कि ज्यादा स्ट्रिक्ट भी ना हो और ज्यादा ऐसा भी ना हो कि बच्चे आपका रिस्पेक्ट ही ना करें, ज्यादा मतलब घुलना मिलना भी नहीं है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल ये यही कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड लव। अब आपका ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, अब ऐसा नहीं है कि आप ही बोलते जा रहे हो और खत्म, नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आप जो बच्चे को बता रहे हो उधर से बच्चा आपको कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो कहता है क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसे होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें देखने को मिले। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों मैंने कहा था कि एक टीचर के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आपको पता है कि क्लासेस में कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत धीरे सीखता है, तो वहां पे इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है बच्चों में, जो जो एक बच्चा बहुत अच्छा है एक अच्छा नहीं है, तो टीचर का ये होता है कि वो हर बच्चे को बराबर लेके चले, ठीक है, उस हिसाब से करे, जो बच्चों को ज्यादा जरूरत है, उनकी नीड है कि उनको अच्छा पढ़ाया जाए, तो आप उनके ऊपर ध्यान दें। तो ये कहता है कि आपको हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये भी एक प्रिंसिपल होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, ये कह रहा है कि क्लासरूम शुड बी फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल, स्टूडेंट टू फील फ्री टू एक्सप्रेस ओपिनियन। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लास का, वो क्या होना चाहिए, वो फ्रेंडली होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ताकि जो बच्चा वहाँ पे क्या करे, फील करे, फ्री है वो वहाँ पे, और क्या करे, अपनी कोई भी ओपिनियन है वो वहाँ पे एक्सप्रेस करे, डरे ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि आप अपनी बातों को रख पाओ बिना डरे। तो यही चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। क्लासरूम मैनेज आप कर रहे हो, इतना भी स्ट्रिक्ट वे में ना करो कि बच्चा अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो बातें वो शेयर ही ना कर पाए, ये चीज है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड री, अगर कोई टीचर आपको मोटिवेट करता है और उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड देता है या कुछ अच्छी बातें बोलता है, तो आपको वो चीज करने का मन करता है ना कि हाँ हाँ मुझे तो बहुत अच्छा सा कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला है, अच्छे मार्क्स मिल गए, हो सकता है टीचर्स ने आपकी तारीफ कर दी हो। तो ये प्रिंसिपल होता है कि जब भी आप क्लासरूम मैनेज करो टीचर्स के लिए, तो आप एक पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट बनाओ और उसको री करो, ठीक है, ये चीज है। प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये कहता है कि एक स्टूडेंट का और एक टीचर का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने टीचर से कोई भी चीजें शेयर कर सकता है, उसको कोई डाउट होता है तो बिना डरे पूछ सकता है, और टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं। ये भी आपका एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला प्रिंसिपल। अब हम प्रिंसिपल हमारे इतने ही थे बच्चों, कितने प्रिंसिपल्स थे टोटल हमारे, तो टोटल 8 प्रिंसिपल्स थे। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है, ये हो गया आपके प्रिंसिपल्स। अब हम देखिए स्ट्रेटेजीज, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं क्लासरूम को। अब सबसे पहले स्टेबलाइजिंग क्लियर रूल्स एंड रूटीन, क्या करना, सबसे पहले आपको सेट सिंपल क्लासरूम रूल्स आपको बना देनी है, ठीक है। उसके बाद रेज हैंड बिफोर स्कूपिंग, ये इसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल बच्चों, आप जब कोई टीचर आपकी क्लास में जाते हैं, कुछ टीचर्स आपको पहले ही बोल देते हैं कि बच्चों अगर किसी को आंसर आता होगा तो एक साथ नहीं बताना है, सबसे पहले क्या करना, हाथ ऊपर करना है। आप जब हाथ ऊपर करोगे तो वो बच्चा बोलेगा। इससे क्या होता है कि जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चा अच्छे से समझ पाता, घौच पौच नहीं होता। लेकिन अगर एक साथ सारे बच्चे बोलने लगते हैं, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और सारे बच्चों ने एक साथ बता दिया, तो उसमें क्या होता है, क्लियर ही नहीं हो पाता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन बोला कौन नहीं बोला। इसलिए जब भी आप क्लास में जाओ, ये टीचर्स के लिए कि क्लासरूम को कैसे मैनेज करते हैं, तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप रूल एंड रेगुलेशन फिक्स कर दो कि मेरे क्लास में ये चीज ऐसे ही होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो पहले हैंड रेज करना है, स्टैंड अप होना है, कौन से बच्चे को किस तरीके से बोलना है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये पहले होता है कि आप सेट करो रूल और रेगुलेशन की क्लास में किस तरीके से बोलना है, करना है, ठीक। दूसरा कहते हैं इफेक्टिव सीटिंग अरेंजमेंट। अब बच्चों सीट में हमारे क्लास में 30 सीट हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा पीछे से बैठना शुरू किया, आगे कोई बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, एक इस साइड बैठे होगे एक साइड बैठे हो, तो इससे क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, आप किसके ऊपर नजर रखोगे। लेकिन अगर एक बच्चा लाइन से बैठे हुए हैं हर एक सीट पे, तो आपका फोकस रहता है कि जब आप बोर्ड के सामने खड़े होते हो तो आप इधर भी देख पा रहे हो, इधर भी देख, इधर अब एक बच्चा वहां बैठा है, एक बच्चा वहां, एक बच्चा यहाँ, तो आप यहाँ 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 करो, तो आपको क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ बच्चा कोई कर रहा हो तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो इसलिए जब भी आप क्लास में जाओ तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। तो पहला मैं कहता हूँ रूल एंड रेगुलेशन आपने फिक्स कर दिया, और दूसरा आपने सीटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान दिया। ये 2 स्ट्रेटेजीज हमारी हुई, ठीक। अब टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, स्टार्ट एंड इन क्लास ऑन टाइम, एलोकेट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, अवॉइड वेस्टिंग टीचिंग टाइम, ये कह रहा है। अब जब टाइम मैनेजमेंट की बात हुई तो आप किस टाइम पे क्लास स्टार्ट किए, और आपको अगर मान लो आपका क्लास 40 मिनट का है, तो क्या होगा, आपको एंडिंग टाइम भी पता है, आप उतने टाइम में किस जो आप लेसन प्लान बना के ले आओ, मान लो इंट्रोडक्शन के लिए आपने 5 मिनट्स दिए, आपने डेफिनेशन के लिए 10 मिनट दिया, तो उस टाइम स्लॉट को आपको माइंड में रख के चल रहा है, ताकि ज्यादा ब्रॉड भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि जल्दी ही खत्म हो जाए। तो ये चीज है कि टाइम को मैनेज करके आपको चलना है, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है क्लासरूम मैनेजमेंट की। इंटरेक्टिव
टीचिंग मेथड्स यूज करनी है आपको। अब क्लास में आप क्या लेक्चर देते थे तो बच्चा बोर हो जाएगा, तो आपको इंटरेक्टिव क्लासिंग मतलब टीचिंग मेथड यूज करनी है कि आप रोल प्ले करवा सकते हो, आप डिबेट करवा सकते हो, आप किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों को क्या करता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है कि टीचर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा है। तो अगर वो इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड भी है तो आपके सवाल पूछने की वजह से वो सारी चीजें इधर आ जाएंगी, मतलब आपकी तरफ आ जाएगा उसका फोकस। तो ये चीज है कि आपको क्या करना है, इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स का यूज करना है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक, आप क्लास में आपको टीचिंग एड्स भी यूज करना है। वो बोर्ड हो सकता है आपका, ठीक है, आप हो सकता है कोई चार्ट पेपर बना के लाए हो सकता है आप पीपीटी बना के लेके आए हो सकता है आप बोर्ड का ही यूज कर रहे हो, बस कुछ डिफरेंट वे में यूज कर, डिफरेंट चॉक्स का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, पैम्पलेट्स बना के आप लेके आए हो, या हो सकता है कोई मॉडल बना के आप लेके आए हो। तो इससे क्या होता है, क्लास जो होता है बहुत इंटरेक्टिव होता है। तो क्लासरूम को आप ऐसे ही, इसकी स्ट्रेटेजी होती है, क्लासरूम को मैनेज कर सकते हो कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना और डिसिप्लिन वे में बिहेव करें, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा होता है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि जो करेक्ट बिहेवियर को कामली हम लोग को हैंडल करना होता है एंड अवॉइड शाउटिंग एंड पनिशमेंट। इसमें ये कहता है कि पॉजिटिव डिसिप्लिन को आपको बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आपको पनिशमेंट हर चीज के लिए दे दी है, कुछ कुछ अतः ऐसा होता है कि अगर आप उसको एक बार मौका देते हो, 2 बार मौका देते हो तो वो बच्चा सुधर जाता है। तो ये चीज कहने का मतलब है बच्चों कि ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपको जो करेक्ट बिहेवियर है उसको ज्यादा मतलब एनहांस करना है और बढ़ावा देना है, और बच्चे के ऊपर चिल्लाना नहीं है और उसको पनिश नहीं करना है। टॉक प्राइवेटली विद द स्टूडेंट इफ नीडेड, अगर आपको बच्चे से प्राइवेटली बात करना पड़े उस चीज को सॉल्व करने के लिए तो आप वो कर सकते हो, ताकि क्लासरूम क्या हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्लासरूम मॉनिटरिंग, ये होता है बच्चों की टीचर शुड मूव अराउंड द क्लास, मेंटेन आई कांटेक्ट। अब ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि आप टीचर, आप देखते हो कि क्लास में कि वो आगे से पीछे तक घूमता है, वो लेक्चर भी ले रहा है, डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है, तब वो एक बार जाके देखता है कि बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी होती है। मोटिवेट करता है, रिवॉर्ड देता है, वही रीइंफोर्समेंट बच्चों की, वो प्रिंसिपल में आता है कि मोटिवेटेड और रीइंफोर्स करना चाहिए बच्चों को, तो वही चीज यहाँ पे भी है। मैनेज करना है प्रॉब्लम बिहेवियर, बच्चे से जाके उसको अगर किसी के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है तो उस पर आपको ध्यान देना है, बच्चे को काउंसिल करना है और इन्वॉल्व पेरेंट्स इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि उनके मम्मी पापा को इन्वॉल्व करना चाहिए उस चीज में तो आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को ब्लेम कर, इसमें ये दिया है बच्चों कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेमिंग, बच्चों को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। बच्चे के साथ अगर कोई गलती हो गई है, कुछ ऐसा कुछ हो गया है तो आपको बच्चों को ब्लेम नहीं करना है, आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। ये होता है कि टीचर, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि अगर टीचर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, अगर वो कॉन्फिडेंस, उसके अंदर पेशेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो कहीं ना कहीं क्लासरूम मैनेज होगा, अच्छे से मैनेज होगा और बच्चे इसके ऊपर ध्यान भी देंगे। तो ये भी एक होता है आपका। अब बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक था वो था क्लासरूम मैनेज। आपने क्लासरूम को मैनेज कर लिया, बच्चों को अच्छे से बैठा लिया, एवियर्स अरेंज कर लिए, सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन, आप क्लास में बात कैसे करोगे, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो चलो इसको आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, क्लासरूम कम्युनिकेशन मीन्स द वे टीचर एंड स्टूडेंट एक्सचेंज आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग। इसमें ये होता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें टीचर क्या करता है, एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट के साथ अपना आइडिया को, ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, फीलिंग्स को शेयर करता है और नॉलेज को शेयर करता है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। ये क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो होता है बच्चों की, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो टीचर और स्टूडेंट हैं। फिर कह रहा है इट इज नॉट ओनली स्पीकिंग बट ऑल्सो इंक्लूड लिसनिंग, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड विजुअल सेट। ये कह रहा है कि सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं होता है बच्चों की क्लासरूम कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप सुन रहे हो कि नहीं, अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या, आप पढ़ा रहे हो, आप फेशियल एक्सप्रेशन आपका सही एकदम सैड सा है तो बच्चों का भी मोटिवेशन, मोरल डाउन हो जाएगा। तो ये भी आप ना कहीं, आपका फेस भी बात करता है, बोलते हैं ना कि आपका फेस भी बात करता है, आपका टोन भी बात करती है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड लेसन क्लियरली, फील कॉन्फिडेंट, आस्क क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। ये करना है कि अगर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन रहती है तो बच्चों को कैसे मदद करती है कि उनको क्लियर तो सबसे पहले समझ में आएगा, फिर वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे आपसे सवाल पूछने के लिए और पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली। अगर उनका, अगर वे ऑफ टॉकिंग आपका अच्छा है तो आपसे बच्चे क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कोई भी सवाल पूछ पाएंगे और उनका क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर सेम उसका अपोजिट कि अगर पुअर कम्युनिकेशन आपका है तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा क्योंकि उसको डरेगा ना, आप खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे अगर आपका पुअर कम्युनिकेशन है तो, और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग, और वो सीखना ही नहीं चाहेगा बच्चों, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आएगा, आपका कम्युनिकेशन उसको समझ में नहीं आएगा, जो समझ में ही नहीं आएगा तो पूछेगा क्या। इसलिए कहता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो पहला डेफिनेशन कहता है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने इन्होंने दिया था, कहा था कि क्लासरूम कम्युनिकेशन द प्रोसेस बाय विच टीचर एंड स्टूडेंट शेयर इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे क्या करता है, टीचर और स्टूडेंट आपस में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, इमोशन टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मतलब पाने के लिए भी कोशिश करते हैं। तो ये आपका होता है कम्युनिकेशन। दूसरा था, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट थ्रू स्पोकन वर्ड, रिटन मैसेज एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स। ये थी सिंपल डेफिनेशन है, तो ये आप याद कर सकते हो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है जहाँ पे वो अपनी बातों के या लिख के या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या सिग्नल की वजह से वो आपको अपनी बातें समझाता है। ठीक, तीसरा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन रिफर्स टू द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड फीडबैक बिटवीन टीचर एंड लर्नर इन द क्लासरूम सेटिंग। ये कहता है क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ऐसा इफेक्टिव एक्सचेंज है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को और उनका जो फीडबैक है, नॉलेज उन्होंने गेन किया उसके बाद वो क्या समझ आया, वो क्या कहते हैं, टीचर और लर्नर की क्लासरूम के बीच में वो इस चीज़ को शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने नॉलेज क्या ज्ञान किया, उसके बाद क्या क्या उसका फीडबैक लेते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। तो ये सारी चीजें अगर ये क्लासरूम में हो रही है तो वो जो क्लासरूम में हो रहा है उस टाइम पे वो आपका होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक, अब मोड्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, आप किस किस मोड से, कौन कौन से मोड से जिससे आप क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हो। सबसे पहले तो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन। तो एक टीचर अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो ये पहला मोड होता है आपका बच्चों। दिस इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इंटरेक्शन। द टीचर एक्सप्लेन्स नर्सिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, गिव इंस्ट्रक्शंस, क्लैरिफाई डाउट, स्टूडेंट लिसन, आस्क क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड। ये सारी चीजें चल रही होती है जब एक टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि टीचर पढ़ा रहा होता है, वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है, वो कंटेंट दे रहा होता है वो। तो ये सारी चीजें जब होती है तो ये आपका कौन सा मोड ऑफ इंटरेक्शन है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो, दूसरा आपका जो होता है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। पहले क्या था आपका, टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आपका क्या था, स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट करना। इसमें बच्चे का कम्युनिकेशन एनहांस होता है, बच्चों कि बच्चा टीचर से क्या सवाल पूछ रहा है, उसके क्या डाउट्स है, उसने किस तरीके का फीडबैक दिया है, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, अपने ओपिनियन शेयर करता है। अब तीसरा आपका स्टूडेंट आपस में, जैसे दो दोस्त, ठीक है, ये दो बैचमेट्स आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो होता है स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो पहला था टीचर स्टूडेंट, दूसरा था स्टूडेंट टीचर, ये था स्टूडेंट स्टूडेंट। इसमें बच्चे आपस में क्या करते हैं, उन्होंने कोई टॉपिक सीखा तो वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको कोई टॉपिक समझ नहीं आई तो वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, वो अपने ओपिनियंस आपस में रखते हैं जिससे वो सीखते हैं। ये होता है स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन। वन वे इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्लोज ओनली फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। ये लेक्चर टाइप का है कि इसमें टीचर ही बोलता है, वही जाता है क्लास के पास में। ठीक है, जैसे कि लेक्चर मेथड, वही इसमें क्या होता है, लेस स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, ये इसकी लिमिटेशन है, थोड़ा ध्यान देना। टू वे इंटरेक्शन, इसमें बच्चा भी बोल रहा होता है और टीचर भी बोल रहा होता है, वो उनसे सवाल पूछ रहे होता है, वो उनसे सवाल, ये होता है तुम्हारा टू वे इंटरेक्शन। तीसरा तो ग्रुप इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है, आपका इंटरेक्शन ओकर विद इन स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर्किंग ऑन अ टास्क और टॉपिक। फॉर एग्जांपल केस स्टडी डिस्कशन, 5 लोग का ग्रुप टीचर ने बना दिया, आपको बोला कि निमोनिया आपका केस है, आपको डिस्कस करना है क्लास में आके या आपस में। तो 10 या 5 बच्चों का जो भी ग्रुप था वो आपस में भिड़ेंगे, तो कोई कॉज की बात करेगा, कोई रिपोर्ट्स देख के बताएगा कि हाँ इसका एचपी इतना था, यहाँ पे फिलअप हो गया, लंग्स इस वाले पार्ट में है दिक्कत, इस वाले पार्ट में नहीं दिक्कत है। उस टाइम पे, उस दौरान जो बातें हो रही हैं वो आपका आता है ग्रुप इंटरेक्शन। ठीक, होल क्लास इंटरेक्शन, इसमें पूरा क्लास आपका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इंटायर क्लास यहाँ पे। ठीक, अब क्या होता है आपका पीयर इंटरेक्शन, आपस में दोस्तों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, चाहे वो आपके क्लास का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, उस टाइम पे जो आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है वो होता है आपका पीयर इंटरेक्शन। ठीक, वर्बल इंटरेक्शन, बोल के अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हो तो वो आपका होता है वर्बल इंटरेक्शन। नॉन वर्बल इंटरेक्शन होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो आपका नॉन वर्बल इंटरेक्शन होता है। अब फैसिलिटेटर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, कौन कौन से ऐसी चीजें जो क्लासरूम जो कम्युनिकेशन उसको बढ़ावा देती हैं। तो क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, अगर आपका जो लैंग्वेज है अगर आप सिंपल रखते हो और आप जो बोल रहे हो वो क्लियर है तो बच्चों को समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो और क्या समझाना चाहते हो। अगर इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईएम इंजेक्शन के लिए साइट्स वगैरह बताई, अगर वो बताया तो ठीक है बोल के आपने, लेकिन अगर आप डमी भी लेके आते हो और वहां पे क्या करते हो,
इंटरेक्टिव वे में अच्छे से बता रहे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको समझ में आता है। तो वहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग मेथड आपने यूज़ किया कि उस टाइम पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत थी, लेक्चर की जरूरत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपने मेथड अच्छा यूज़ किया। तो इस ये भी क्या क्या फैसिलिटेट करता है आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन को। तीसरा, टू वे कम्युनिकेशन। ये कैसे फैसिलिटेट करता है? अगर आप सिर्फ बोलते जा रहे हो तो क्लासरूम थोड़ा बोर्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर बच्चा भी आपसे सवाल पूछ पा रहा है, आप बच्चे से बात कर रहे हो, उसको समझा रहे हो, तो टू वे प्रोसेस अगर चलता है बच्चों, तो क्या होता है कि ये आपका फैसिलिटेट करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन को। टीचर्स नॉलेज एंड प्रिपरेशन। अगर टीचर की नॉलेज और प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ये भी क्या करता है, फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि उसका नॉलेज अगर उसके पास है तो क्लासरूम में गैप नहीं आएगा और वो पढ़ाते जाएगा तो आपको समझ में आएगा, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। दूसरा हमारा पांचवा कहता है कि यूज करता है एवीएट्स। ये कहता है कि अगर टीचर नए नए टॉपिक्स के लिए किसी टॉपिक से चार्ट्स, पीपीटी, फ्लैश कार्ड या आपका कुछ भी चीज़ रदर देन बोर्ड अगर यूज़ करता है या रदर देन बुक अगर वो यूज़ करता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है, क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो फैसिलिटेट मतलब अच्छा होता है। ठीक। पॉजिटिव टीचर्स एटीट्यूड। अगर जो टीचर का एटीट्यूड है टुवर्ड द स्टूडेंट, अगर वो अच्छा है, वो बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटर माना जाता है। प्रॉपर वॉइस एंड क्लियरिटी। अगर से क्लियर वॉइस है, हार्श वॉइस नहीं है, बच्चों को समझ में आ रही है, तो ये भी फैसिलिटेट करेगा। क्लासरूम की डिसिप्लिन अगर मेंटेन है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप कोई चीज बोल रहे हो तो सारे क्लास के बच्चों को सुनाई देगा, तो ये भी कहीं ना कहीं करेगा। फीडबैक सिस्टम आपको अच्छा करना है कि अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हो तो वहां से बच्चे जवाब देते रहे, बीच बीच में आप सवाल पूछो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये चीज़ हो गई। मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, वही चीज़ घूम के है बच्चों की, अगर मोटिवेट और एनकरेज करते रहोगे बच्चों को, तो ये भी कहीं ना कहीं क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या करेगा, अच्छा बनाएगा। अब कौन कौन से बैरियर है बच्चे, जो क्लास जो हमने पढ़ा था ना कि कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होते हैं, सेम वही क्लासरूम में भी सेम सी अच्छी सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि वही बैरियर्स होंगे कि बहुत ज़्यादा वॉइस है, वेंटिलेशन सही नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है, बच्चों को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बैरियर्स होती हैं, क्योंकि उसकी वजह से बच्चा क्या कर रहा है, सुन नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो लैंग्वेज डिफिकल्टी। अब टीचर बोल रहा है किसी और लैंग्वेज में, ठीक, या उसको कोई लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है, तो ये होती है आपके पहला, ये आपका बैरियर होता है। दूसरा, पुअर टीचिंग मेथड, उसको पढ़ाने कुछ मेथड कुछ गलत यूज कर रहा है, वो पढ़ाना उसको बोर्ड से चाहिए था तो वो पीपीटी का यूज कर रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना बच्चों के, वो पीपीटी से समझ में नहीं आती हैं, वो चीज आपको बोर्ड पे ही ड्रॉ करके एक चीजें करके आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक। लैक ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अगर बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्लास में, वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है, या सिर्फ चुपचाप सुन रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फीडबैक नहीं दे रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, बैरियर होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन में। ठीक। नॉइस एंड फिजिकल डिस्टर्बेंस। अगर बहुत ज्यादा सोर्स है या शोर है या बच्चे को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका दिक्कत। फिजिकल डिस्टर्बेंस में बात करें तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, और क्लास बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, तो ये सारे क्या होता है, आपका एक बैरियर होता है। पुअर टीचिंग प्रिपरेशन, टीचर अनप्लान्ड होकर आया, उसको पता ही नहीं किसको पढ़ाना क्या, बट क्लास में आ गया, तो ये भी कहीं ना कहीं बैरियर होता है। निगेटिव टीचर एटीट्यूड। अगर टीचर का एटीट्यूड निगेटिव है, वो डिस्करेजिंग है, बहुत रूड है, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, बच्चों के बीच में डर पैदा कर देता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर बच्चे को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लो कॉन्फिडेंस है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या करता है बच्चों, बैरियर है क्लासरूम कम्युनिकेशन में। लैक ऑफ टीचिंग एड्स। अगर उसके पास टीचिंग एड्स नहीं हो, पढ़ाने आया उसके पास है नहीं, तो वो भी प्रॉब्लम हो। कल्चरल सोशल डिफरेंसेस एंड टाइम कंस्ट्रेंट। अगर बहुत ज़्यादा आप खींच रहे हो, ये हो गया एक तो दिक्कत। अगर टाइम ही बहुत कम है और टॉपिक बहुत बड़ा है, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, तो ये आपका हो गया टाइम कंस्ट्रेंट, ये भी आपका एक बैरियर है। कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस अगर आते हैं तो वो भी आपका बैरियर है, और लैक ऑफ टीचिंग एड्स अगर होता है तो ये भी आपका बैरियर है। ठीक है, अब बच्चों हमारे दो टॉपिक्स खत्म हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लास में आप कैसे बात करते हो। तो क्लासरूम को मैनेज कर लिया, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरीके से करना ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपने कम्युनिकेशन के लिए अभी तक प्रीवियस मेथड यूज कर रहे थे, ठीक, और इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए भी। अब उसमें आप क्या लेके आ रहे हो बच्चों, आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो information and communication technology refers to the use of modern technology to collect, store, process,
शेयर एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। कहता है जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है बच्चों, इसमें क्या करता है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता है। किस लिए यूज करता है, कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए, उसको स्टोर करें, उसको प्रोसेस करें, फिर उसको हम शेयर करें और फिर हम क्या करें, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट करें। ठीक, ये हमारा होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक, इन एजुकेशन हम अगर बात करें, आईसीटी हेल्प टीचर्स टीच इफेक्टिवली एंड स्टूडेंट टू लर्न इजिली। ये कहता है कि हम अगर एजुकेशन की बात करें तो इसमें टीचर आईसीटी किस तरीके से यूजफुल है, ये टीचर को इस तरीके से हेल्प करता है कि वो इफेक्टिव क्लास ले पाए, और स्टूडेंट को कैसे हेल्प करता है कि वो इजिली सीख पाए। ठीक, ये चीजें हैं। आईसीटी इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज आता है, कंप्यूटर आता है आपका बच्चों, इंटरनेट, मोबाइल फोन, प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। In today's digital age, ICT play a very important role in education by making teaching and learning more interesting, interactive and student centered। आजकल के टाइम में सिंपल सी बात है बच्चों, पहले जो बोर्ड मेथड था, अब तो हर जगह में फोन, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का हम यूज करें, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि हम अपने तरीके से कोई भी टॉपिक कभी भी कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। पहले से बोर्ड पे पढ़ते थे, लेकिन अब हम जो चीज़ें इमेजिन नहीं कर पाते थे, अब हम वीडियो देख के 3D में हम वो चीज़ें इमेजिन कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आईसीटी का तो बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, तो ये चीज़ कह रहा है वो। Definition: ICT is a technology used for handling information and aiding communication through electronic means such as computer and internet। इसमें क्या था, ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जब ये इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए और कम्युनिकेशन को एड करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर या इंटरनेट। फिर कह रहा है ICT refers to डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू क्रिएट, स्टोर, कम्युनिकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। ये कहता है आईसीटी ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी डिजिटल टूल्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करते हैं। क्या करने के लिए यूज करते हैं, हम उनका क्रिएट करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या उस इंफॉर्मेशन के स्टोर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एंड मैनेज इंफॉर्मेशन, और कोई भी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम आईसीटी का यूज करते हैं। आईसीटी इन एजुकेशन मीन यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल टू सपोर्ट टीचिंग, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है एजुकेशन में आईसीटी की बात की जाए तो इसका यूज, हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि वो टीचिंग को, लर्निंग को और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होने वाले जितनी भी नेट या वेबसाइट जो भी चीजें उसको सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं आईसीटी का। ठीक, अब कितने हम टाइप्स का, एक हार्डवेयर होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर होता है आपका, और फिर हमारा होता है इंटरनेट नेटवर्किंग और मल्टीमीडिया। तो आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम लेक्चर लिया था यूनिट 1 में, तो आपको ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बताया। हार्डवेयर जो चीजें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब जिसको हम सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर। लेकिन जो पीपीटी, एक्सेल, पावर पॉइंट जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, वो हमारा सॉफ्टवेयर था। मैंने वहां पर बहुत अच्छे से डिफरेंसेस बताए थे बच्चों। तो वही चीज है कि फिजिकल डिवाइसेस यूज नहीं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, जो हम फिजिकली देख पा रहे हैं वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज कर रहे हो, पीपीटी यूज कर रहे हो, एक्सेल, एजुकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें जो आप याद कर रहे हो वो आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक, अब इंटरनेट में आप इंटरनेट और नेटवर्किंग में क्या यूज कर रहे हो, ईमेल आईडी बनाते हो वो यूज कर रहे हो, वेबसाइट यूज करते हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, क्लाउड स्टोरेज, ओलोलोई क्लास, ये सारी चीजें यूज करते हो। मल्टीटास्किंग में क्या यूज करते हो आप, एजुकेशनल वीडियो, एनिमेशंस, ऑडियो लेक्चर्स एंड ई बुक, ये मल्टीमीडिया में आते हैं बच्चों। तो ये सारे आपके टाइप्स होते हैं आईसीटी के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। आईसीटी मैंने कहा था कि बच्चों 5 नंबर में पूछता है, तो प्लीज ध्यान से देखना। ये टाइप्स देख लो, बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है हमने, तो ध्यान देना। एडवांटेज क्या होंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो ये आपके लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा और इंटरेक्टिव बनाएगा, तो आपको मज़ा आएगा सीखने में। दूसरा, ये इजी एसेसिबल कर देता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं भी और कभी भी पढ़ने के लिए। इंप्रूव करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को, कैसे, एविएट्स, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं, देख के पढ़ रहे हैं। दूसरा, सेव करता है हमारे टाइम को, टीचर्स के एफर्ट्स को और स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को भी। एनकरेज करता है सेल्फ लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ टेक्नोलॉजी है तो हम अपने तरीके से पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। हेल्प इन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, अगर ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ करें तो कहीं से भी कभी भी हम पढ़ सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं टीचर्स स्टूडेंट के बीच में एनहांस करता है, हमारी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, हमारे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। और ईजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर गलती से इन्फॉर्मेशन कभी चली भी जाते हैं तो उसको ईजिली हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे एडवांटेजेस हो गए।
अब बच्चों डिसएडवांटेज क्या होगा, इतनी सारे सेटअप लगाने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो हाई कॉस्ट एंड डिवाइसेस एंड इंटरनेट, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं है तो हमारे पास कॉस्ट रह के भी क्या करेगा, जो उसको सेटअप ही नहीं कर पाएंगे। ओवर डिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी, हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी की, बुक वगैरह का यूज़ ही नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं हमारा डिसएडवांटेज है। हेल्थ प्रॉब्लम होती है, अगर आप दिन भर फोन यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको आई प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेन या हेडेक। एजुकेशन ड्यू टू सोशल मीडिया एंड गेम, कहीं कहीं आप सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट होते हो, कैसे आप फोन यूट्यूब पे गए पढ़ने के लिए, रील्स देखने लग गए, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है कि पावर चला गया, उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए। रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन, अब फेस टू फेस इंटरेक्शन इसकी वजह से कम होता है। और डाटा प्राइवेसी जो आपकी होती है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, और प्राइवेसी इशूज आते हैं क्योंकि हो सकता है डाटा आपका हैक हो जाए, ये सारी चीज़ें, तो ये आपका डिसएडवांटेजेस होती हैं। आप कौन कौन से आईसीटी टूल होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिससे आप प्रेजेंटेशन में बनाने के लिए यूज करते हो, तो आप पावर पॉइंट यूज करते हो, प्रोजेक्टर, मैं देख लो बाबू ये क्या था आपका, आपका पीपीटी था, ये आपका क्या हो गया प्रेजेंटेशन, जो मैं प्रोजेक्टर जो मैं यूज कर रही हूँ, स्मार्ट बोर्ड है ये, ठीक। कैनवा आप यूज करते हो कोई चीज एडिट करने के लिए, गूगल स्लाइड्स का आप यूज करते हो, तो ये सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, आईसीटी टूल्स होती है प्रेजेंटेशन के लिए। वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशन, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, आईसीटी टूल्स फॉर प्रेजेंटेशन, किसके लिए बच्चों, ये प्रेजेंटेशन के लिए। क्या क्या हो गया आपका, पावर पॉइंट, प्रोजेक्टर, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, कैनवा, गूगल स्लाइड्स एंड वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशन। आईसीटी टूल्स फॉर प्रेजेंटेशन वही चीज है बच्चों, गूगल स्लाइड्स, वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशन, वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशन 2 बार रिपीट हो गया, थोड़ा ध्यान देना, प्रोजेक्टर, ठीक, ये सारी चीजें। अब पढ़ने के लिए बच्चा क्या यूज करता है, आप मोबाइल फोन का यूज करते हो, आप लैपटॉप का यूज करते हो, इंटरनेट का यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का यूज करते हो, एजुकेशनल ऐप हो गया कोई, ठीक है, यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ये सारे हम स्टडी करने के लिए आईसीटी टूल्स का यूज करते हैं। वो प्रेजेंटेशन के लिए था और ये पढ़ने के लिए है, ये सारे टूल्स का आप आईसीटी टूल्स का आप यूज करते हो। रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, तो आईसीटी का क्या रोल होता है, तो ये क्या करता है, टीचर्स मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव, ये टीचिंग को क्या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट करता है, ठीक, ये हेल्प करता है कि बच्चा दूर से भी पढ़ सके, ठीक है, ये इंप्रूव करता है आपकी क्वालिटी को, और क्या करता है, सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक, ये एनहांस करता है किस चीज को बच्चों, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कि आप पढ़ भी सको और दूसरों से कोलैबोरेट भी कर सको। हेल्प इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये किस तरीके से बच्चों को असेस करना है, किस तरीके से इवैल्यूएट करना है, इस चीज में भी आपका आईसीटी हेल्प करता है। ये इनकरेज करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आप लाइफ लॉन्ग सेम चीज को सीख सकते हो क्योंकि वो कंटेंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपोजर एंड अपडेट नॉलेज, क्योंकि हर जगह तो यूज हो रहा है ना, आप यहीं बैठ के इंडिया में बैठ के आप बाहर की भी चीजें सीख पा रहे हो, तो वो कह रहा है। सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ से जाके कॉलेज नहीं पढ़ना पड़ेगा या कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचा रहा है, और इसी से बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, आप लैपटॉप से सिर्फ काम कर सकते हो, ठीक। अब बच्चों हमारे 3 टॉपिक खत्म हो गए, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है टीचिंग मेथड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, चलो। तो टीचिंग मेथड्स आर द सिस्टमैटिक वे यूज्ड बाय अ टीचर टू इम्पार्ट नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड टू स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, टीचिंग मेथड का यूज करके टीचर क्या करता है, अपने नॉलेज को अपने बच्चे तक पहुंचाता है, बस ये होता है। और जो मेथड्स वो यूज कर रहा है ये हमारे इंपॉर्टेंट है। अब गुड टीचिंग मेथड मेक लर्निंग ईजी, अगर वो अच्छा टीचिंग मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो बच्चों को उसकी लर्निंग क्या होगी, ईजी होगी, इंटरेस्टिंग लगेगा उसको, इफेक्टिव होगा, और वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक। अब देखते हैं टीचिंग मेथड आर द प्लान प्रोसीजर, ये प्लान प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करता है, अडॉप्टेड बाय अ टीचर टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो वो ऑब्जेक्टिव बना के आया होता है उसको अचीव करने के लिए जो वो प्लानिंग कर रहा होता है, जो प्लानिंग किया होता है, और उसके लिए वो क्या मेथड्स यूज कर रहा है, ये जो प्लान करता है ये आपका होता है टीचिंग मेथड्स, ठीक है। इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर, किस वे में उस जो सब्जेक्ट मैटर का लेसन प्लान करके वो लाया हुआ टीचर, वो किस वे में उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, वो आपका होता है टीचिंग मेथड, ठीक है। टीचिंग मेथड आर टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वो कह रहा है टीचिंग मेथड ऐसी टेक्निक्स होते हैं जो टीचर यूज करता है, जो उसकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस अभी तक उसको रही है वो उसको बढ़ावा दे पाए, फैसिलिटेट कर पाए, ठीक। अब इसके फीचर्स होते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एक टीचिंग मेथड्स के, वो प्लान और ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, जब भी वो कोई टीचिंग मेथड लेके तो उसमें कुछ ना कुछ गोल होगा कि उसको उसके उस मेथड के थ्रू बच्चे को क्या पढ़ाना है। ये क्या इन्वॉल्व करता है टीचर और स्टूडेंट को, इम्प्रूव करता है नॉलेज को, स्किल को और एटीट्यूड को, मेक
इन लर्निंग इजी एंड इफेक्टिव। वो क्या करता है, जो सीखता है बच्चा उसको बहुत ज्यादा इजी बनाता है और इफेक्टिव बनाता है कि उसको याद रहती है वो चीजें। कैन बी यूज इन क्लासरूम एंड क्लिनिकल एरिया, ये दोनों जगह पे यूज होती हैं, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग लेवल। ये आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो उस जगह के हिसाब से आप टीचिंग मेथड यूज करोगे, लेकिन अगर आप क्लिनिकल एरिया में पढ़ा रहे हो तो वहां के हिसाब से आप टीचिंग मेथड यूज करोगे। ठीक, एडवांटेजेस क्या हो गए, बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में समझ में आएगा अच्छी तरीके से, इंक्रीज करेगा स्टूडेंट के इंटरेस्ट को और पार्टिसिपेशन को, इंप्रूव करेगा टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को, हेल्प करेगा कि बच्चे को वो जो सीखा उसने नॉलेज गेन किया वो रुके उसके दिमाग में, रिटेन करने में हेल्प करेगा, स्कूल को डेवलप करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा, क्या करेगा, मेक लर्निंग सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल। जो भी लर्निंग, जो भी वो सीख रहा है उसको बहुत सिस्टमैटिक वे में सीखने का मौका मिलेगा और वो उस चीज को क्या करे, मीनिंगफुल बना पाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों, ये आपके एडवांटेजेस होते हैं किसी भी टीचिंग मेथड का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो। अब आप ये देखो किसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। वन मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई टीचर यूज कर रहा है क्या, मान लेते हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड लेके आया, उसने इस तरीके से होल्ड किया, टीचर पढ़ाया जा रहा है, उस मेथड का यूज कर रहा है। या मैं कहूँ कि वो पीपीटी बना के ले आ रहा है, रीड कर रहा है और चला जा रहा है, तो कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो एक ही मेथड एक बच्चे के लिए काफी नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है उसको एविएट में और वीडियो चाहिए था, सिर्फ पीपीटी नहीं चाहिए थी। तो ये चीज है, पुअर सिलेक्शन मेक लर्निंग बोरिंग। अगर किसी टॉपिक के लिए टीचर वो चीज मतलब वीडियो से ज्यादा समझ में आती बट वो उसको सिर्फ लेक्चर के थ्रू ले रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। सम मेथड्स आर टाइम कंज्यूम, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, सिखाने में। रिक्वायर्ड ट्रेन्ड एंड स्किल्ड टीचर, अब हर टीचर तो यूज नहीं कर पाते टीचिंग मेथड डिफरेंट, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रेन टीचर चाहिए होते, स्किल्डफुल टीचर चाहिए होता। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज होता है, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा ना। नीड टीचिंग एड एंड रिसोर्सेज, अब टीचिंग एड्स और रिसोर्सेज चाहिए कोई चीज नया नया टीचिंग मेथड यूज करने के लिए, अब उसके पास है ही नहीं तो कहाँ से सिखाएंगे। लेस इफेक्टिव इफ स्टूडेंट आर पैसिव, अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो। तो अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि लेक्चर मेथड क्या होता है, जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट बताया था और जब सेकंड यूनिट बताया था तो उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि लेक्चर मेथड क्या होता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है बच्चों, जब टीचर आता है वो अपने जो भी लेसन प्लान बना के लेके आया होता है वो पढ़ाता है, और इसमें क्या होता है सिर्फ वही पढ़ाता है, बच्चे इसमें सवाल जवाब नहीं करते हैं। वो आता है अपना जो भी हेडिंग होता है वो पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, ये होता है आपका लेक्चर मेथड। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। द लेक्चर मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग इन फॉर्मल एजुकेशन, बहुत ही पुराना टाइप का मेथड होता है और हर जगह यही यूज होता था। इन दिस मेथड द टीचर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ओरली टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूजुअली इन द क्लासरूम सेटिंग। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर टीचिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टीचर आता है, ओल्ड तो मेथड होता ही है ये, इसमें टीचर आता है, अगर उसको थियरी वाले पोर्शन को जब उसको खत्म करना होता है तो वो क्या होता है, जिसमें कुछ सिखाने वाली चीज नहीं होती, सिर्फ थियरी कवर करना होता है, तो वो आता है अपने क्लास में बोलता है उस टॉपिक के बारे में और चला जाता है। तो ये आपका होता है लेक्चर मेथड। ठीक, अब बच्चों अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द लेक्चर मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड। मैंने हमेशा कहा कि जो लेक्चर मेथड होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें टीचर डिसाइड करना है कि उसको कितना कौन सा टॉपिक कितने टाइम में पढ़ाना है। इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता है, ना बच्चे इसमें सवाल पूछते हैं ना कुछ, इसमें बस टीचर आता है, पढ़ाता है और चला जाता है। ठीक, और डेफिनेशन में भी वही चीज लिखा है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शनल मेथड इन विच इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट आर डिलीवर्ड मेनली थ्रू ओरल प्रेजेंटेशन विथ मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ठीक, या तो मिनिमल या तो नो। ठीक है बच्चे, इसमें नहीं ही होता है, इसमें टीचर आता है, पढ़ाता और चला जाता है। अब बच्चों पर्पस क्या होता है, टू इम्पार्ट फैक्चुअल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज देने के लिए, जल्दी से खत्म करने के लिए, किसी नए टॉपिक को अगर उसको इंट्रोड्यूस करना होता है तो वो सिंपल से पता थ्योरेटिकल मेथड अगर उसको इंट्रोड्यूस करना होता है तो लेक्चर मेथड यूज करते हैं। टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली, अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है उसको सिस्टम वाइज अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो वो लेक्चर मेथड में एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वो चीज़ों को ईजी बताता है, एक जगह पे एक बार में बताना होता है। टू समराइज लार्ज कंटेंट इन अ शॉर्ट टाइम, टू मोटिवेट लर्नर्स एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट, टेक टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज ग्रुप। ये सारी चीजें बच्चों क्या है, आपके पर्पस है, इसलिए आप लेक्चर देते हो किसी को। अब बच्चों टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल में जिसमें टीचर आता है, बोलता और चला जाता है, और एक और मेथड होता है जिसमें टीचर स्पीक्स कॉन्टिन्यूअसली, जिसमें टीचर सिर्फ बोलता ही जाता है, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट सुनते हैं। मिनिमल और नो इंटरेक्शन, या तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। ठीक है,
और इसमें क्या होता है बच्चों, इंटरेक्टिव लेक्चर में आपका क्या होता है, इंक्लूड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये आपका पहला जो मेथड था बच्चों वो था आपका ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या होता है, टीचर सिर्फ बोलता रहता है और स्टूडेंट इसमें से सुनते रहते हैं, ठीक है, और इसमें बच्चों का या तो मिनिमल या तो नो इंटरेक्शन होता है। दूसरा हमारा जो मेथड है बच्चों वो क्या, इंटरेक्टिव लेक्चर। इसमें क्या है, इंक्लूड क्वेश्चंस एंड आंसर, एनकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ठीक, ये हमारा दूसरा मेथड था। अब तीसरा मेथड देखो बच्चों क्या है हमारा, टू वे कम्युनिकेशन भी होता है, लेक्चर कम डिस्कशन, इसमें होता है लेक्चर विद डिमॉन्स्ट्रेशन, ये फोर्थ मेथड है हमारा। तो बच्चों जो हमारा लेक्चर कम डिस्कशन होता है इसमें टीचर क्या करता है, लेक्चर भी देता है और डिस्कस भी करता रहता है, बच्चों का ओपिनियन लेना रहता है कि वो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनके आइडियाज क्या बन रहा है, उस पर क्या ओपिनियन, ये चीज। लेक्चर विद डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें क्या होता है कि टीचर लेक्चर तो दे रहा होता है, साथ में कुछ कुछ चीजें करके उनको दिखा रहा होता है स्किल बेसिस पे, ताकि बच्चों को क्या वो चीजें समझ में आए। तो ये आपका होता है लेक्चर विद डिमॉन्स्ट्रेशन। अब बेस्ड ऑन कंटेंट की बात की जाए तो क्या होता है, इसमें प्रोवाइड फैक्ट्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स, डिस्क्राइब प्रोसेस, इवेंट और प्रोसीजर्स, एग्जांपल डिजीज प्रोसेस, एनाटॉमी एंड एक्सप्लेनेटरी लेक्चर। इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम जो ये क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर जो होता है बच्चों हमारा, ये हमारा क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसी प्रोसेस को, अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम यूज करते हैं। और जो हमारा ये होता है एक्सप्लेनेटरी लेक्चर, इसमें क्या होता है कि जब कोई चीज एक्सप्लेन करने वाली होती है उसमें होता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या सारी चीजें किसी चीज से कोरिलेट करके हमें पढ़ानी होती है, तो हम एक्सप्लेनेटरी लेक्चर का यूज करते हैं। हमारा जो तीसरा था बच्चों वो है आपका मोटिवेशनल लेक्चर, ठीक है, और हमारा जो चौथा था वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर, ठीक, और हमारा फिफ्थ जो था वो है आपका इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। ये सारे जो आपके पॉइंट्स है बच्चों थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हुआ, बट आप लोग ध्यान देना, ये है मोटिवेशनल लेक्चर, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर, और लास्ट है आपका इंफॉर्मेटिव लेक्चर। तो आपको हेडिंग से ही पता चल रही होगी कि चीजें क्या है, जब लेक्चर कोई दे रहा है तो किस लिए दे रहा है, उसका कंटेंट क्या है, मोटिवेट करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, या उस जो लेक्चर है कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है। तो ये सारे आपके बेस्ड ऑन कंटेंट टाइप लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्ट्रेटेजीज और कंपोनेंट आता है, तो कौन कौन की स्ट्रेटेजीज से आप लेक्चर प्लान करते हो। सबसे पहले आप लेसन प्लान करोगे, और जो भी आप लेसन प्लान कर रहे हो वो आपका सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। उसमें आप एवीएट्स यूज करो, एवीएट्स आपको पता है चार्ट पेपर हो सकता है, पीपीटी, वीडियोस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। गिविंग एग्जांपल्स रिलेटेड टू द डेली लाइफ, आप बच्चों को ऐसा एग्जांपल दो डेली लाइफ में जिससे वो कोरिलेट कर पाए, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट आपको मेंटेन करना है, और हर पॉइंट के एंड में जब भी आप कोई लेक्चर दे रहे हो तो उसको समराइज करना है कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक। अब हम देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो आप जब कोई लेक्चर लेने जाते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से आप उस चीज को रिलेट करके पढ़ाओ। जब भी आप लेक्चर लेने आए तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर करो, प्रेजेंट करो बच्चों को, उसको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कंटेंट होना चाहिए, नहीं कि कोई पहले इंट्रोडक्शन ठीक है रख दिया, उस पर टाइप रख दिया तब डेफिनेशन रखा, नहीं। एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन करो तो विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो तो बच्चों को समझ में आता है, ठीक। और इंटरेक्ट करें, बीच बीच में सवाल पूछते रहें, जवाब लेते रहें, कुछ अच्छी बातें बोल दें जिनसे क्या कि बच्चों से आप इंटरेक्ट कर पाओगे। क्वेश्चंस पूछते रहें, उनसे फीडबैक लेते रहें, कोई डाउट है तो उसको क्लियर करें, लास्ट में कंक्लूड करें, समराइज करें और रीइंफोर्स करें लर्निंग को। अगर कोई बच्चा पूरे होल लेक्चर के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, हर क्वेश्चन का आंसर दिया, फीडबैक अच्छा दिया है, तो उसको आप टैग करवा सकते हो कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया, पूरे टाइम सुना, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, या पूरे पूरे होल क्लास को आप क्या कर सकते हो, क्लैपिंग करवा सकते हो उनके लिए। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, तो ये चीजें आपकी हो गई। अब एडवांटेज क्या है, लार्ज ग्रुप के लिए सुटेबल है, कवर्स लार्ज कंटेंट इन लिमिटेड टाइम, easy to organize and plan, economical and cost effective, useful for theoretical subject, help maintain discipline in class, ठीक। ये सारे आपके क्या थे एडवांटेजेस थे किसके, लेक्चर मेथड के, कि आप छुट्टी, ये लार्ज ग्रुप के लिए आप जाके बोल के चले आओगे, ये क्या लार्ज कंटेंट शॉर्ट टाइम में आप डिलीवर करके आ सकते हो, क्योंकि आपको कोई चीज करके नहीं दिखानी है, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना बहुत ईजी है इसको, ठीक। कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज आके आपको बोलना है, किसी चीज का एविएट्स का यूज नहीं करना उतना, ठीक। यूजफुल फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि थ्योरी पोर्शन को हम डिलीवर करने के लिए लेक्चर मेथड का यूज करते हैं। और हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, ये हेल्प भी करता है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन, क्योंकि शांति की जरूरत होती है। जब आप लेक्चर दे रहे होते हो तो इंसान को सुनना होता है, सुनेगा जब शांत रहेगा तो ये भी कहीं ना कहीं एक बेनिफिट है। डिसएडवांटेज,
पैसिव स्टूडेंट में बिकम पैसिव लर्नर्स, लिमिटेड इंडिविजुअल अटेंशन, कितने टाइम तक सुनेगा बच्चा, डिफिकल्ट एसेस अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली, कुछ कुछ बच्चे मैंने कहा था अलग अलग पेस के होते हैं, तो कुछ बच्चे समझ पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो इसके डिसएडवांटेज है। लेस इफेक्टिव माना जाता है इसको, और फॉर स्किल्ड बेस्ड लर्नर जो करके सीखते हैं उनके लिए लेस इफेक्टिव माना जाता है। क्या कॉज करता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इफ पुअरली डिलीवर, अगर अच्छे से डिलीवर नहीं किया जाएगा तो बच्चों का जो इंटरेस्ट होगा वो खत्म हो जाएगा लास्ट तक जाते जाते। डज नॉट केटर टू इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस, मैंने कहा ना कि जो इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड है चीजों को समझने की, तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से लेक्चर मेथड नहीं होते। ये इसके क्या थे बच्चों, डिसएडवांटेजेस। ग्रुप डिस्कशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है बच्चों, बताओ। कोई टीचर ने आया, उन्होंने तुम्हें कोई हेडिंग दी और वो कहा कि आप लोग आपस में डिस्कस करो, उन्होंने ग्रुप डिवाइड कर दिया, आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग एंड कम्युनिकेशन मेथड वाइडली यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड कलेक्टिव प्रॉब्लम लविंग एमंग सॉल्विंग एमंग लर्नर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है कि बच्चा अपने आइडियाज को शेयर करे, कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करे अपने दोस्तों के ही बीच में, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन मिलेगा तो अलग अलग ऑप्शंस और आइडियाज मिलेंगे, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे। अनलाइक द लेक्चर मेथड, इसमें ग्रुप डिस्कशन इज लर्नर सेंटर, इसमें क्या था, आपका टीचर सेंटर था, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन आपका होता है बच्चों वो आपका लर्नर सेंटर, इसमें लर्नर का ध्यान दिया जाता है कि उसको क्या चाहिए, उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, ये होता है। ठीक, definition, a group discussion is a structural purposeful conversation among a small group of participants on a given topic where members exchange ideas, opinion and information under the guidance of a facilitator to reach understanding conclusion। मैंने कहा ना यहाँ पे टीचर आपको एक टॉपिक दे दिया, स्ट्रक्चर्ड वे में पर्पसफुल कन्वर्सेशन होती है कई लोगों के बीच में, जिसमें वो क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपना अलग अलग आइडिया, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और यहाँ पे जो टीचर होता है वो एज ए फैसिलिटेटर, एज ए गाइड काम करता है, ताकि जो बच्चा लास्ट में जो टॉपिक उसने दिया था उसका जो कंक्लूजन निकले वो सही निकले और बेनिफिशियल हो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए। तो ये आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। पर्पस क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है कि बच्चा कुछ ना कुछ करके खुद से मेहनत करके सीख रहा है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कहीं ना कहीं डेवलप कर, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। ठीक, एनकरेज क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा कि अगर ये है तो ऐसा क्यों है, ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, ये सारे क्वेश्चन वो करेगा। क्या करेगा, अपने नॉलेज को शेयर करेगा, एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा, क्योंकि ग्रुप में अगर बातें करे, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कुछ तो ऐसा किया होगा वो वहां पे शेयर कर पाएगा वो। ठीक, डेवलप करेगा लीडरशिप, टीम वर्क, ये क्या क्लैरिफाई करेगा, डाउट को और मिसकंसेप्शंस को क्लैरिफाई करेगा, इंप्रूव करेगा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। तो ये ग्रुप डिस्कशन करने से ये सारी चीजें आपके अंदर कहीं ना कहीं आती है, और यही पर्पस भी होता है ग्रुप डिस्कशन का कि अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो बच्चों को कम से कम एक्टिव लर्निंग हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाए, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग उसका डेवलप हो, एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाए, लीडरशिप और टीम वर्क क्वालिटी आए उसके अंदर, उसके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो, और क्या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके अंदर आए। तो ये सारी चीजें पर्पस होती है एक ग्रुप में डिस्कस करने का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे टाइप्स क्या होते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, इसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक दे दिया गया तो उस लेके स्टार्टिंग से लास्ट स्ट्रक्चर्ड होता है कि इस टाइम पे ये चीजें करनी है, तो ये आपका होगा स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन। दूसरा होता है प्री प्लान टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें होता है टाइम बाउंड एंड गाइडेड बाय अ मॉड्यूलेटर अंडरस्टैंडेड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये हमारा पहला था जिसके अंदर हम प्री प्लान करते हैं किसी टॉपिक पे, ये टाइम बाउंड होता है और मॉडरेटर हमारा क्या करता है, इसको गाइड करता है। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, इसमें क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप अचानक से आए, आपको बोला गया कि आपको इसके बारे में डिस्कस करना है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया कि आप कोई भी टॉपिक कहीं में दे दिया गया और आप अचानक से कर रहे हो। और स्ट्रक्चर्ड वाले में पहले से ही प्लान होता है कि इस चीज के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, मान लो किसी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना था, ठीक है, तो ये क्या करता है, मान लो जनरल या एकेडमिक टॉपिक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन होता है आपका, अगर किसी प्रॉब्लम के ऊपर आप फोकस करते हो कि उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, केस बेस्ड होता है आपका, इसमें क्या करते हैं बच्चों, केस बेस्ड में डिस्कस करते हो रियल या हाइपोथेटिकल केसेस के बारे में। ठीक, कि क्या है क्या नहीं है,
जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम आपको सिनेरियो देते हैं ना कि अगर मान लो कोई पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया तो आप क्या करोगे। उस टाइम पे आप अपने दोस्तों से, पहले टीचर ने बोला कि जाओ, अगर आपको कोई भी सिनेरियो दे दी, बहुत ही अलग सिनेरियो, और 5 ग्रुप में लोगों को बांट रखा है, तो वहाँ पे आपको बोला कि चलो ठीक है, टीम डिवाइड कर दिया, आप लोग आके वहाँ बता रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, फिर बता रहे हो, तो वो आपका होता है प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है, फिर क्या होता है, कॉमन इन नर्सिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट, वही बताया है। डिसीजन मेकिंग डिस्कशन, ठीक है, आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं इसमें कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि एम्स टू रीच ए फाइनल डिसीजन और कंसेंसस, को मान लो कोई कॉन्सिक्वेंसेज हुआ, आपको फाइनल डिसीजन लेना है, तो वो हो गया। बेस्ड ऑन साइड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जिसमें 6 से 12 मेंबर्स होते हैं और इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि लोग कम है तो यहाँ से ज्यादा लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा होता है लार्ज ग्रुप, ठीक है, तो लार्ज ग्रुप में क्या होता है बच्चे, इसमें कम से कम 12 मेंबर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल का जो पार्टिसिपेशन हो तो वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा है तो कई सारे लोग अगर करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हो सकता है किसी को मौका मिले किसी को ना मिले। अगर कम स्मॉल साइज का अगर उनका रहेगा, डिस्कशन ग्रुप का रहेगा, तो वहां पे हर इंडिविजुअल को टाइम मिलेगा कि अपनी बातें वहां पे रख पाए। कौन कौन से स्किल चाहिए, सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपको करना है तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको इफेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आपसे बोलना ही जरूरी नहीं होता, आप जब क्वेश्चन सुनोगे नहीं तो ग्रुप में जब डिस्कस करने के लिए पॉइंट आएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको बोलना क्या है। इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, पर्सनल स्किल होनी चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप दूसरों का मौका ना लो, उन अगले को भी मौका दो बात रखने के लिए। तो ये सारी स्किल्स की जरूरत पड़ती है आपको जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हो। तो अब बच्चों स्टेप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन देखा जाए तो बिफोर डिस्कशन आप क्या करते हैं, एक रिलेवेंट टॉपिक डिसाइड करते हो। आप लोग कोई डिस्कस करने तो ऐसे नहीं ना करोगे ना, सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है वो, उसके बाद आप क्लियर ऑब्जेक्टिव रखो कि लास्ट में जो टॉपिक आप सेलेक्ट किए हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, फिर ग्रुप को फॉर्म करोगे आप, फिर उसके बाद आप एक मॉड्यूलेटर मतलब एक गाइड को करोगे जो बताएगा कि हाँ आप जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो वो सही है या नहीं। ठीक, फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब करोगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ गाइडलाइन एंड टाइम लिमिट, फिर आप क्या करोगे, गाइडलाइंस बनाओगे कि इतना टाइम में ही आपको बोलना है, टाइम लिमिट करोगे कि दूसरे को भी मौका मिले, सिर्फ एक ही बच्चा ज्यादा ना बोले, ये चीज है, ये आपका बिफोर डिस्कशन। अब ड्यूरिंग डिस्कशन में क्या करोगे, आप टॉप जो मॉडरेटर होगा जो उसको शुरू करेगा, वो आपका टीचर भी हो सकता है या हो सकता है बाहर से या कोई एक बच्चे को हेड बनाएगा मॉडरेटर, तो वो आपको किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, उसमें सारे जो मेंबर्स होंगे इस टाइम पे क्या करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, अपने आइडियाज और व्यू पॉइंट के रखना सीखेंगे, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे डाउट्स एक दूसरे के, मान लो मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड फोकस, और इस टाइम पे वो डिसिप्लिन पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे कि अगले को भी मौका मिले। आफ्टर डिस्कशन वो समराइज करेंगे हर एक पॉइंट को जो भी वहां पे बोला गया हो, कंक्लूड करेंगे कि उसका क्या निष्कर्ष क्या निकला था। ठीक है, फीडबैक लेंगे मॉडरेटर से कि क्या जो उन्होंने डिस्कस किया, जो भी चीजें निकली, कंक्लूजन निकला, क्या वो अच्छा था या वो बुरा था, तो फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में हम इवेलुएट करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव था क्या वो रीच हुआ, क्या वो गोल आपको मिला, और लास्ट में क्या करते हैं उसको रियल लाइफ में लेके आता है, रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग आउटकम्स। ठीक, अब एडवांटेज क्या है, वही है बच्चों जो हमने कहा था पर्पस, तो वो पर्पस हमारा फुलफिल हुआ तो वो एडवांटेज था, अगर नहीं हुआ तो वो डिसएडवांटेज। मैंने कहा था ना एक्टिव पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता, तो यहाँ पे एनकरेज करता उसी चीज को, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, टीम वर्क आएगा, कॉन्फिडेंस एनहांस होगा और प्रॉब्लम सॉल्व करना उसको आ जाएगा। ये सारे एडवांटेजेस होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। ठीक, डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा टाइम कभी कभी ले लेता है, कुछ पार्टिसिपेंट जो बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं या जिनको मौका ज्यादा मिल रहा है उनका डोमिनेंसी कभी कभी देखने को मिलती है, और जो बच्चे कम बोलते हैं इंट्रोवर्ट टाइप का उसकी बातें बाहर नहीं आ पाती है। वही चीज है कि शाय स्टूडेंट में नॉट पार्टिसिपेट, रिक्वायर स्किल मॉडरेशन। ठीक है, डिफिकल्ट टू मैनेज, लार्ज ग्रुप को मैनेज करता ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इसके ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब बच्चों हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या है, माइक्रो टीचिंग। तो एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग जब आए होगे थर्ड ईयर में और फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको वहाँ पे माइक्रो टीचिंग करने के लिए दिया गया होगा। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, आपको मैंने शुरुआत में ही बोला था कि वी आर द नर्सिंग स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास सिर्फ ये नहीं होता है कि वो थियरी पोर्शन को कवर करते हैं या क्लिनिकल पोर्शन को कवर, उनको टीचर बनने की भी होती है अपॉर्चुनिटी। तो टीचर बनने की क्वालिटीज क्या क्या चाहिए, तो माइक्रो टीचिंग के थ्रू ही पता चल पाता है कि हाँ क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो माइक्रो टीचिंग जब करता है बच्चे तो उसको पता चल जाता है कि किस तरीके से जब वो टीचर बनेगा तो उसको मतलब पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ये होता है। तो माइक्रो टीचिंग हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कह रहे हैं, माइक्रो टीचिंग इज अ मॉडर्न टीचिंग टेक्निक होता है जो ट्रेन
करता है टीचर्स को। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, टीचिंग इज डन ऑन ए स्मॉल टॉपिक फॉर अ शॉर्ट टाइम टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि हम एक शॉर्ट सा टॉपिक चूज करते हैं, टीचर एक शॉर्ट सा टॉपिक चूज करता है और जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा छोटा होता है और थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मैक्सिमम 20 मिनट्स ही लेते हैं। 20 मिनट्स में वो एक टॉपिक डिसाइड करता है, ठीक है, और फिर उसको क्या करता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 5 और 6 या 10 स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जिससे क्या होता है, हेल्प टीचर प्रैक्टिस एंड इंप्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। अब मान लो कम्युनिकेशन स्किल के, टीचर के पास कई सारे स्किल्स की नीड होती है, ठीक है। मान लो उसका कम्युनिकेशन बहुत वीक था, प्रिंसिपल्स ऑफ एवियर्स उसको नहीं पता था कि कैसे यूज करना है, काफी चीजें होती हैं, उसको ये नहीं पता था कि क्लास मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसको नहीं पता था क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो माइक्रो टीचिंग की वजह से जब वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर पा रहा है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में रोज कर रहा है, तो उसको ये पता चलेगा कि उसकी कौन सी स्किल थी जो अच्छे से डेवलप नहीं है या उस पर उसको और काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये आपका होता है। माइक्रो टीचिंग इज मेनली यूज इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मेनली यूज होता है जब टीचर्स को ट्रेन करना होता है तब, या स्टूडेंट टीचर जो होता है उसको ट्रेन करना होता है तब, जब उसको हमें गलतियां बतानी होती हैं कि कहाँ वो गलत कर रहा है, और उसको ये बताना होता है कि हमें जब हम टीचर बनेंगे, इस प्रोफेशन में आगे जाते हैं अगर, तो हमें एविएट्स को कैसे यूज करना है, क्लास को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या कमियां रह गई, इस सारे टाइम पे हम क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग करते हैं। इसमें हम कहने का ना रियल लाइफ सिनेरियो, मतलब जो रियल लाइफ होता है टीचर का कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो जो स्टूडेंट ट्रेनी होते हैं उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है, ठीक। डेफिनेशन, जी.ए. ब्राउन ने डेफिनेशन दिया था कि माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक इन विच अ टीचर प्रैक्टिस टीचिंग a small unit of content to a small group of students for a short period of time। यही मैंने कहा था कि टीचर प्रैक्टिस करता है, थोड़ा सा टॉपिक लेता है, मतलब कंटेंट एक छोटे से ग्रुप में थोड़े से टाइम के लिए पढ़ाता है, ठीक। कुछ और लोगों में दिया था, सेम ही चीज है। माइक्रो टीचिंग स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर्स डिजाइन टू डेवलप न्यू टीचिंग स्किल्स। इसमें टीचर न्यू टीचिंग स्किल्स को डेवलप करता है, उसको पता चलता है कि क्या गलत रह गया था क्या नहीं। माइक्रो टीचिंग इज सिस्टम ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस, एक कंट्रोल प्रैक्टिस का सिस्टम होता है जो क्या करता है, पॉसिबल टू कंसिडर ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर। मैंने कहा ना कि इसमें आपको पता चलता है कि उसको लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेट या किस चीज में उसकी कमी रह गई थी, कौन से स्किल को उसको और ज्यादा बढ़ावा देना है या क्या कमी रह रही है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए माइक्रो टीचिंग परफॉर्म करते हैं टीचर्स। पर्पस, तो टीचिंग स्कूल को डेवलप करता है टीचर्स में, मैंने आपको बता दिया। टीचर्स को अगर वो अच्छे से वहां पे कर ले तो पता चल जाएगी कहाँ उसकी गलतियां हो रही हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, उसको सुधार करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इसका ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए माइक्रो टीचिंग है। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ठीक है, टू प्रैक्टिस टीचिंग इन सेफ एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट, ये इसका पर्पज है। करेक्ट मिस्टेक थ्रू फीडबैक, फीडबैक लेगा तो उसको पता चलेगा। किसी स्किल पे मास्टर करने के लिए एक टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पे एक ही स्किल पे मास्टर करने के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है। ये आपके बुक्स में भी हाईलाइटेड पॉइंट है, तो इस पे जरा ध्यान देना, ठीक है। ये एनकरेज करता है आपका सेल्फ इवेल्युएशन एंड इंप्रूवमेंट। कहीं ना कहीं आप जब कर रहे होते हो टीचिंग तो आपको पता चलता है कि आपकी खामियां कहाँ है, तो आप खुद को भी इवेल्युएट कर सकते हो कि अगली बार मुझे इससे मतलब ये कमी रह गई है, तो मैं अगली बार क्या करूंगा और अच्छा करूंगा या करूंगी, ये चीजें। कंपोनेंट क्या क्या हो, तो यहाँ पे एक टीचर ट्रेनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो पढ़ाएगा कौन, यही ना, स्टूडेंट चाहिए जिनको पढ़ाना है, वो 5 से 10 के स्टूडेंट। टीचिंग स्किल चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ाने आ रहे हो उसके हिसाब से स्किल क्या होनी चाहिए। कंटेंट चाहिए, सिंपल सी बात है, पढ़ाओगे क्या कंटेंट नहीं रहेगा। एक टाइम और फीडबैक, ये सारे माइक्रो टीचिंग के क्या होते हैं बच्चों, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। स्टेप्स क्या क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करोगे कि आज मुझे पढ़ाना है। दूसरा, आप सेलेक्ट करोगे टीचिंग स्किल। तीसरा, एक शॉर्ट सा लेसन प्लान बनाओगे, फिर आप पढ़ाओगे, ठीक। 5 से 10 मिनट का ही आपको पढ़ाना होता है, मैंने कहा वहाँ पे टाइम फिक्स होता है। उसके बाद जो अपने टीचिंग स्किल ऊपर सेलेक्ट की थी उसको वहाँ पे क्या करोगे, यूज करोगे। फिर बच्चों से या जो सुपरवाइजर होगा, जो आपको देख रहा होगा कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो कि नहीं, उनसे आप डिस्कस करोगे, सजेशन लोगे कि क्या गलत है क्या नहीं। उसके बाद उस पर क्या करोगे, आप काम करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से जब आपने वो चीज आपको पता चल गया कि आपकी कमियां क्या थी, उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, रीप्लान करोगे उस टॉपिक को, फिर से आप उस टॉपिक को क्या करोगे, पढ़ाओगे, और फिर से आप क्या करोगे, लास्ट में फीडबैक लोगे। तो ये आपके कहीं ना कहीं स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग के, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
है, ये पेपर में पूछता ही पूछता है। मैंने आपको कहा था ना आईसीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका ये स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग जो टॉपिक है वो पूछता ही पूछता है। 5 नंबर में, 2 नंबर में, क्या पता 15 नंबर में भी पूछ ले, तो प्लीज ध्यान देना, ठीक। अब आगे देखते हैं फेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला फेज जो होता है बच्चों वो होता है नॉलेज एक्विजिशन फेज। इसमें टीचर क्या करता है, टीचर लर्न अबाउट टीचिंग स्किल। इसमें जो टीचर होता है वो टीचिंग स्किल के बारे में सीखता है, जैसे कि रीडिंग, ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर डन। इसमें ये सारी चीजें करके देखता है, मतलब टीचिंग स्किल सीखता है वो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्किल को सीखता है कि अब जब उसने नॉलेज ले लिया तो अब स्कूल को भी सीखेगा कि किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो स्किल सीखेगा कि प्लान कैसे करना है, टीचिंग कैसे करनी है, फीडबैक कैसे लेनी है, कैसे करना है, रीप्लान कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं स्किल का भी उसने नॉलेज लिया, ठीक। फिर ट्रांसफर फेज, अब जब स्किल ले लिया, नॉलेज ले लिया, तो वो अपने टीचर्स को अपने बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाएगा भी। तो फिर हमारा नेक्स्ट जो फेज होता है वो होता है ट्रांसफर फेज, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो होता है बच्चों, ये हमारे 3 फेज थे कि इसमें ट्रांसफर, लास्ट में आपका क्या इवैल्यूएशन भी होता है और फीडबैक भी होता है, ठीक है। तो वो आपके फेजेस थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या था, क्या गाइडलाइन फॉर प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग। तो इसमें क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करता है, सेलेक्ट करता है 1 टीचिंग स्किल एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही जो तुम्हारा स्किल है जो वहां पे आपको इंप्रूव करनी है वो यहाँ पे आपका देखा जाता है। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ये आपको दिया गया होता है। स्मॉल टॉपिक हमेशा चूज करना होता है। टाइम आपका जो होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है। हमेशा आपको बच्चों की तरह आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना होता है। आपको क्या कहते हैं, क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंट होके बोलना है। अपने टीचिंग एड्स को जिस तरीके से जरूरत हो उसी तरीके से आपको यूज करनी है, और जो भी फीडबैक आपको मिल रहा हो या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव उसको एक्सेप्ट करना होता है। एडवांटेज क्या होता है, टीचिंग स्किल आपका एनहांस होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। ये प्लान करना इजी होता है, ऑर्गेनाइज करना इजी होता है, फोकस करता है आपके इंडिविजुअल स्किल डेवलपमेंट पे, रिड्यूस करता है फियर और टीचिंग, हेल्प इन सेल्फ इवेल्युएशन। जो इसके पर्पस थे उस चीज को अगर आप अचीव कर लेते तो वही आपका एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस, आर्टिफिशियल क्लासरूम सिचुएशन बनाया जाता है बिकॉज स्टूडेंट ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो पढ़ा रहा होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, रीप्लान अगर करता है फिर से अगर करना पड़ गया, ठीक है, री फीडबैक लेना, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा टाइम चला जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, अब अगर 40 बच्चे सबको माइक्रो टीचिंग देनी है और फिर से किसी को रीप्लान करना है, फिर से मतलब देना है उसको, तो फिर अगले बच्चे को तो मौका ही नहीं आएगा ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ही स्टूडेंट तक ये लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। और ये लार्ज अगर टीचिंग कंटेंट आपका है तो इसके लिए सुटेबल नहीं होता है। और ट्रेनर सुपरवाइजर चाहिए, चाहे ट्रेन सुपरवाइजर जो आपको बता पाए कि एक्चुअली आप गलती कहाँ कर पा रहे हो। आप पढ़ाते जा रहे हो, आपको फीडबैक प्रॉपर अच्छे से मिल ही नहीं रहा है, बच्चे तो क्या ही देंगे। टीचर एक चाहिए जो सच में आपको बताए कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही है पढ़ाते टाइम। तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड ट्रेन सुपरवाइजर, अगर वो नहीं होता है तो वो आपका डिसएडवांटेज होता है। मे कॉज एंजाइटी इन सम ट्रेनिंग, कुछ बच्चों को होता है ना, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो क्लास वालों के सामने जाके नहीं कर पाते, काफी चीजें करनी होती है, कुछ बच्चे कर लेते हैं इसलिए कुछ बच्चे नहीं कर पाते, तो ये भी कहने का प्रॉब्लम है। अब बच्चों हम आते हैं स्किल लैब में, हम कौन कौन सा मेथड्स यूज करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्किल लैब में आपको पता है कि वहां पे आप जाते हो, एक सेफ सा प्लेस होता है, कंट्रोल पे आपके हिसाब से काम करता है, वहां पे आप जाते हो, वहां पे आप स्किल को खुद परफॉर्म करते हो और सीखते हो, तो वो आपका होता है स्किल लैब, ठीक है। जहाँ पे आपको क्या मतलब मॉडल्स होते हैं, वहाँ पे मैकिन्स होते हैं, स्टिमुलेटर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो रियल पेशेंट की तरह रिसेंबल करते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग की तरह रिसेंबल होती है चीजें, जहाँ पे आप जाके क्या करते हो, परफॉर्म करते हो, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर। वही चीज दिया है बच्चों की नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन स्किल लैब हेल्प स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग बिफोर दे परफॉर्म प्रोसीजर ऑन अ रियल पेशेंट, दिस इंप्रूव कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी एंड पेशेंस सेफ्टी। सिंपल सी बात है, लैब इसलिए बनाया गया था कि आप रियल पेशेंट पे कोई प्रोसीजर करने से पहले कि उनको हार्म हो, आप सबसे पहले क्या करते हो, लैब में जाके मैकिन्स के ऊपर क्या करते हो, ट्राई कर लेते हो, जो भी गलती होनी होती है वहां हो जाती है, इंप्रूव भी हो जाती है वो सारी चीजें, और किसी के लाइफ को हार्म नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं वो चीज जाके कर लेते हो, जिससे आपका क्या होता है, जब आप रियल पेशेंट पे करते हो तो आप एक्यूरेसी के साथ करते हो और पेशेंट की सेफ्टी और ज्यादा बूस्टअप होती है। अब हमारा जो बच्चों स्किल लैब में हम क्या कैसे कैसे करते हैं, पहला हमारा होता है सिमुलेशन, दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, तीसरा होता है रीडिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये 3 चीजें आप यूज करते हैं स्किल लैब में। तो पहला आपका होता है बेटा सिमुलेशन। इसमें क्या होता है, सिमुलेशन मीन लर्निंग और प्रैक्टिस इन रियल लाइफ सिचुएशन
इन अ सेफ आर्टिफिशियल लैब। आपको जैसे कि पता होगा जब स्किल लैब में जाते हो तो मैम आपको बोलते हैं कि यू हैव टू परफॉर्म CPR, और वहाँ पे दिया होता है कि 26-year-old बॉय और उसको ये सिम्टम्स हैं, ये चीज़ें हैं और आपको ये चीज़ करनी है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये आप रियल लाइफ सिनेरियो बना दिया गया होता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको जो भी आपका स्किल होता है वो परफॉर्म करना होता है, तो वो आपका क्या होता है, सिमुलेशन बेस्ड, ठीक है। इसमें सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस बिफोर रियल वर्क। आप रियल पेशेंट पे कोई काम करने से पहले आप एक रियल लाइफ सिनेरियो बना के वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये आपका होता है सिमुलेशन, ठीक है। जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट प्रैक्टिस गिविंग इंजेक्शन ऑन अ डमी मैकेनिज्म बिफोर डूइंग इट ऑन अ रियल पेशेंट, तो ये कहीं ना कहीं बच्चा आपका क्या होता है, सिमुलेशन होता है। Definition क्या है, simulation is a teaching and learning method in which a real life situation is imitated or copied in a controlled and safe environment to practice skill and decision making। यहाँ पे जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है उसकी नकल करके या उसको कॉपी करके एक सिनेरियो बनाया गया होता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपना जो प्रोसीजर होता है, स्किल होता है, वहाँ पे डेवलप करता है, प्रोसीजर परफॉर्म करता है बिना रियल पेशेंट को हार्म किए। यह आपका क्या होता है, सिमुलेशन। अब यही है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल लाइफ बेस्ड होता है, सेफ इन्वायरमेंट में होता है, एक्टिव लर्निंग है, लर्नर पार्टिसिपेट नॉट जस्ट लिसन, स्किल ओरिएंटेड होता है कि आप कोई ना कोई स्किल सीखने ही वहां जाते हो, कंट्रोल सेटिंग में हो रहा है, फीडबैक बेस्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एडवांटेज वही है बच्चों, कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, प्रैक्टिकल स्किल आपका इंप्रूव हुआ, पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव हुई, आपका डर खत्म हुआ, एंजाइटी खत्म हुई, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग आया, और स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन मैनी टाइम्स। एक स्टूडेंट कई बार जाके वहां पे सीख सकता है अगर उसको लग रहा है कि उससे कोई खामियां या गलतियां रह जा रही हैं तो। डिसएडवांटेज, अब कॉलेज में अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सीखना हो, अगर आप कॉलेज में नहीं है तो आप मैगजीन तो खरीद नहीं सकते, तो कॉस्टली तो होता है। आपको ट्रेन टीचर चाहिए, ताकि अगर टीचर ही ट्रेन नहीं होगा तो आपको क्या सिखाएगा, ठीक। नॉट एग्जैक्टली द सेम एज रियल। कभी कभी ऐसा होता है कि रियल, सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पता है कि वहां बनाया गया वो सिनेरियो, रियल लाइफ तो एकदम है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या होता है, डिसएडवांटेज। लिमिटेड इमोशनल रिस्पॉन्स कंपेयर्ड फॉर टू रियल पेशेंट, आपको पता है कि वो मैकिन्स है तो आप उस तरीके से शायद बिहेव ना करो जैसे आप रियल पेशेंट की तरह करो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होता है। टाइम और प्रिपरेशन दोनों की जरूरत पड़ती है, जो कि कम होता है, ठीक। अब डेमोन्स्ट्रेशन, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड इन विच द टीचर शो हाउ टू डू अ टास्क और प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप व्हाइल लर्नर ऑब्जर्व एंड देन प्रैक्टिस। इसमें क्या करता है, टीचर बताता है करके, खुद करके पहले बताएगा कि कोई प्रोसीजर कैसे करना है, फिर बच्चा उनको देखता है, देखने के बाद सीखता है, तो ये आपका होता है डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक। देखो प्रिपरेशन, यहाँ पे स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले टीचर प्रिपेयर करता है कि कौन सा टॉपिक को उसको बताना है, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोसीजर को बताने का। फिर दूसरा होता है एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या होता है, पहले तो थियरी बताएगा, ठीक, कि हाँ तुमको हैंड वॉशिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वो थियरी एक्सप्लेन करेगा कि हाँ 7 स्टेप्स होते हैं, किसने दिए थे, क्यों दिया गया, कितने टाइम तक परफॉर्म करना होता है, ये सारी चीजें, ठीक। उसके बाद फिर एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेट, फिर वो खुद करके दिखाते हैं कि हाँ पाम टू काम करना है, बैक टू काम करना है, फिर वो पहले थियरी बताया फिर वो खुद करके दिखाया, तो वो होता है एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, स्टूडेंट, फिर उसके बाद अब जब टीचर ने बता दिया तो अब वो बोलता है बच्चों से कि तुम करो, तो वहां पे बच्चा क्या करे, स्टूडेंट प्रैक्टिस किया, ठीक है। लास्ट में टीचर इवेलुएट करता है कि कौन सा बच्चा सही किया, कौन सा बच्चा नहीं किया, उसके बाद फिर लास्ट में उस चीज को सही करने के बाद समराइज करता है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने थियरी देख लिया, हमने प्रैक्टिस कर लिया, कौन से बच्चे ने अच्छा किया, कौन से बच्चे ने नहीं किया, किसको और मेहनत करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं क्या उसने इवेलुएट किया, ठीक, समरी दे दी, इवेलुएट किया। एग्जाम्पल वही बच्चों इंजेक्शन टेक्निक सीख रहा है, हैंड वॉशिंग, बेड मेकिंग, बीपी मेजरमेंट, ड्रेसिंग स्टिचिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स है। अगर पहले टीचर यहाँ पे थियरी बताएगा आपको, फिर खुद करके दिखाएगा, फिर आपसे करवाएगा, फिर आपको फीडबैक देगा, लास्ट में समरी देगा, ठीक। अब यही है, आप इजिली समझ पाओगे, आपकी स्किल जो है वो एनहांस होगी, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ेगा और गुड फॉर नर्सिंग एंड क्लिनिकल टीचिंग, ठीक। डिसएडवांटेज, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, एज रिलेटेड टू अगर आप थियरी से लेके चले जा रहे हो। इक्विपमेंट चाहिए कोई प्रोसीजर बच्चों को सिखाने के लिए, अगर आप बीपी मेजरमेंट सिखा भी रहे हो, क्लास की स्ट्रेंथ 7 है और आपके पास बीपी एपरेटस ज्यादा नहीं है, तो हर बच्चा कैसे प्रैक्टिस करेगा, सबको मौका ही नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट अगर कम है तो वो भी आपका डिसएडवांटेज में आता है, ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, मैंने वही कहा कि अगर आपके पास इक्विपमेंट ज्यादा लगेगा, अगर है ही नहीं तो बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है ना, ये चीज। अब रीडिमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, ये होता है रिटर्न डिमोन्स्ट्रेशन, टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट परफॉर्म द सेम procedure that was earlier demonstrated by teacher
अंडर सुपरविजन टू शो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। इसमें क्या होता है, वहां पे क्या करता है, टीचर तो बता रहा होता है, उसके बाद भले उससे करवाता है, लेकिन यहाँ पर रीडिमोन्स्ट्रेशन होता है, टीचर ऑलरेडी बता चुका होता है, अब यहाँ बच्चा बाद में प्रैक्टिस कर रहा है, उसी टाइम पे जब प्रैक्टिस नहीं कर रहा, 2-3 दिन, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, मान लो उसने बोला कि मैंने आपको बताया था, अब आप करके दिखाओ, तो ये आपका होता है रीडिमोन्स्ट्रेशन। ठीक, अब स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें भी क्या होता है, प्रिपरेशन होती है, तो स्टूडेंट रिव्यू स्टेप्स देखते हैं, मटेरियल अरेंज करते हैं, परफॉर्म करता है, यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फॉलो सेफ सीक्वेंस एज डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में करता था वैसे ही, सुपरविजन में करता है, टीचर ऑब्जर्व करता है, इंश्योर करता है सेफ्टी और अगर से, फिर करेक्ट करता है अगर उससे कोई गलतियां होती हैं, और लास्ट में बताता है कि हाँ उसकी कौन सी स्किल सही थी, उसने कैसे अच्छा से किया और कहाँ पे गलती रह गई। ठीक, एग्जाम्पल वही बच्चों, बीपी इंजेक्शन लेना, हैंड वॉशिंग, बेड मेकिंग, आईवी कैनुलेशन। ठीक, इसमें भी होता है कंफर्म करता है ये लर्निंग, क्योंकि बच्चा आप खुद कर लिया। ठीक, इंप्रूव करता है साइकोमोटर एक्टिविटी, सेंसरी मोटर दोनों उसका इंक्रीज होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। यही चीजें बच्चों इसमें भी, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, लार्ज ग्रुप पे आप नहीं कर सकते, और टीचर चाहिए आपको सुपरविजन के लिए। अगर टीचर आपको सुपरवाइज नहीं कर रहा है तो आपको फीडबैक कौन देगा, आपको इवेल्युएट कौन करेगा कि आपने सही परफॉर्म किया कि नहीं किया, आप उसमें अच्छे से आपने मतलब लर्निंग आपकी कंफर्म हुई है कि नहीं हुई, ये बताने के लिए आपको सुपरवाइजर चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये डिसएडवांटेज, कोई पता ही नहीं चला ना आपने सही किया कि नहीं किया। अब ये क्विक सा है, डिमोन्स्ट्रेशन और रीडिमोन्स्ट्रेशन में अगर क्या, उसमें टीचर परफॉर्म करता है, इसमें स्टूडेंट परफॉर्म करता है। इसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग फॉलो अप स्टेप होता है इसमें, क्योंकि बच्चा बाद में करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाउ टू डू, इसमें टीचर दिखाता है कि आपको कैसे करना है, और इसमें बच्चा कहता है मैं कर सकता हूँ, कैन डू, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। रीडिमोन्स्ट्रेशन में ये चीज आपकी होती है, ये टीचर सेंटर्ड होता है बच्चों, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। अगर यही लाइन्स आपको रहेगी ना, ये 3-4 पॉइंट्स अगर आपको याद रह जाती हैं, तो क्या होता है बच्चों, ये आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, है जो है सिंपोजियम। तो सिंपोजियम क्या होता है बच्चों, हम वो देखते हैं। ठीक, देखो सिंपोजियम क्या होता है, एक फॉर्मल मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ एक्सपर्ट स्पीक्स ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सिंगल टॉपिक। मान लो मैंने कहा कि इन्फेक्शन कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हमने मान लो एक टॉपिक ले लिया, ठीक है, इसमें स्पीकर्स आते हैं या एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपने जो उनका एक्सपेक्ट होता है, जो वो सोचते हैं इसके बारे में, वो अपनी बातें वहां पे रखते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो प्रिपेयर करता है इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस सो दैट द ऑडियंस गेट अ क्लियर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। वहां पे स्पीकर जो करता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, वो सीक्वेंस वे में करता है कि जो ऑडियंस है उनके सामने, उनको समझ में आ सके कि वो किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या क्या पॉइंट है उसका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज कॉमनली यूज इन एजुकेशन, नर्सिंग, मेडिकल एंड एकेडमिक फील्ड। ये कॉमनली कहाँ यूज होता है, एजुकेशन सिस्टम में, नर्सिंग सिस्टम में, या मेडिकल में, या एकेडमिक फील्ड्स में आपको सिंपोजियम ज्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स आते हैं, कई सारे लोग, वहाँ पे आपको एक टॉपिक दी होती है, वो अपना जो उनका पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट होता है वो वहाँ पे रखते हैं एक ही टॉपिक के बारे में। ठीक, A symposium is a method of teaching in which 2 to 6 experts present different point of view are part of the topic before an audience। ठीक, यही चीज मैंने कहा कि इसमें 5 से 6 लोग आते हैं, अलग अलग चीजों, एक टॉपिक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। यही चीज में लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सिंपोजियम के, इसमें जो टॉपिक होते हैं वो आपके प्री प्लान और वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, स्पीकर आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट चूज किया गया है, उस जो स्पीकर होता है वो उसके बारे में पूरी नॉलेज रखता है। ठीक है, ईच स्पीकर गेट फिक्स टाइम, हर स्पीकर को फिक्स टाइम दिया जाता है कि 5 मिनट अगर आपने बोल दिया, उस टाइम पे कोई और स्पीकर नहीं बोल रहा होता, फिर 5 मिनट दूसरे स्पीकर को दिया जाता है, उस टाइम पे बाकी और लोग नहीं बोल रहे होते, तो एक हर स्पीकर को फिक्स टाइम दिया गया होता है। ठीक, और क्या होता है, प्रेजेंटेशन आर प्रिपेयर्ड एंड फॉर्मल, जो भी प्रेजेंटेशन होता है वो फॉर्मल होता है, इसमें डिबेट वगैरह नहीं होता है, इसमें ऑडियंस का जो पार्टिसिपेशन होता है ये तो लिमिटेड होता है, ये तो मिनिमल होता है। ठीक है, चेयर पर्सन या मॉडरेटर कंट्रोल करता है सेशन को, एक चेयर पर्सन या एक मॉडरेटर होता है जो कोई भी क्वेश्चन
जो टॉपिक्स है वो अगर माइक भी देना तो इधर से उधर वही देंगे, वो पूरा देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक कि वो जो सिंपोजियम का टाइम ड्यूरेशन जो उन्होंने प्लान किया था वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। फोकस इज ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग नॉट डिस्कशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें डिस्कशन नहीं चल रहा होता है, ठीक है, और ना ही डिबेट चल रही होती है। पर्पस क्या होता है, किसी टॉपिक के बारे में अगर डिटेल नॉलेज लेना हो तो, ठीक है, टू प्रेजेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट और व्यू पॉइंट, इसमें अगर दूसरे अलग अलग एक्सपेक्ट एक टॉपिक के बारे में जानना हो तो हम सिंपोजियम करवाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करेगा आपके नए, अगर कोई लर्निंग, अगर मान लो कोई टॉपिक दिया गया और अलग अलग लोग आके उसके बारे में आपको पता, हो सकता है किसी के पास कोई नई लर्निंग हो, जो नया अपडेट कुछ आया हो उसके बारे में वो आपको बताए, तो कहीं ना कहीं ये आपको बूस्ट करता है, प्रोफेशनल लर्निंग आपका इन्हांस करता है और हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को क्या कर पाए, डेवलप कर पाए। देखो यहाँ पे सिंपोजियम के रोल्स, इसमें जो चेयरपर्सन या मॉड्यूलेटर का रोल होता है वो क्या, किसी टॉपिक को स्पीकर के सामने इंट्रोड्यूस करता है, डिसिप्लिन और टाइम यही मेंटेन करवाते हैं और पूरे सेशन को ये गाइड करते हैं। ऑडियंस जो क्या होता है वो सुनते हैं, अगर उनके पास कोई क्वेश्चन है, अगर वहां पे अलाउड है तो ही पूछेंगे, मैक्सिमम टाइम सिंपोजियम में क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इसमें वो गेन करते हैं नॉलेज फ्रॉम प्रेजेंटेशन। स्पीकर जो होते हैं वो कंटेंट प्रिपेयर करके आते हैं जो उनको टॉपिक्स दी गई होती है, हो सकता है एक ही टॉपिक के ऊपर उनको बोला गया कि आपको पर्पस बताना, आपको एडवांटेज बताना, आपको डिसएडवांटेज बताना, आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन होता है वो सिस्टमैटिक होता है, क्लियर होता है और फॉर्मल होता है, ठीक है। इसमें क्या एक टाइम दिया गया होता है कि आपको इतने टाइम में ये चीजें खत्म करनी है, ठीक है। और इसमें क्या टॉपिक उनको दिया गया है, उस सिंपोजियम का जो टॉपिक था उस टॉपिक में क्या देगा, उस हिसाब से वो टीचिंग मेथड या टीचिंग एड का यूज करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ऑर्गेनाइजर जो पूरे सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ये आपका ये एंकर होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर तो आपका कोई और ही होगा ना, तो शुरू से लेकर आखिर तक उनको सिंपोजियम करवाना है, ठीक है, कौन कौन से गेस्ट आएंगे, किनको किनको बुलाना है, तो वो आपका कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर होता है, ठीक है। बच्चों अब एडवांटेज देखते हैं और डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें एडवांटेज है कि डेप्थ नॉलेज मिलती है, एक टॉपिक को मल्टीपल एंगल से आपको जानने का मौका मिलता है, लार्ज ग्रुप के लिए यूजफुल होता है, इसमें एक्सपर्ट के लर्निंग को एनहांसमेंट मिलती है, ठीक है, टाइम को सेव करता है, ठीक है, ये चीज है। अब आपका देखा जाए डिसएडवांटेज, तो ये कह रहा है कि लिमिटेड ऑडियंस पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ ऑडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर स्किल डेवलपमेंट, इसमें किसी का स्किल डेवलप नहीं हो रहा होता, बस वहां पे नॉलेज गेन हो रही होती है। कैन बिकम बोरिंग, अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे सिंपोजियम में गए होते बच्चे, हर नर्सिंग स्टूडेंट जाता है तो आपको कभी कभी बोरिंग होती है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तो ये चीज है, ठीक है। रिक्वायर्ड गुड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, अगर प्लानिंग और प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेस इंटरेक्शन होता है, मैंने वही चीज कही, और टाइम कभी कभी बहुत ज्यादा अगर एक्सप्लेन करने लगते हैं, कभी कभी कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स आए होते हैं आप उनको बीच में रोक नहीं पाते तो बहुत लेंदी खिंच जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका डिसएडवांटेज आता है। अब पैनल डिस्कशन क्या होता है, हमने सिंपोजियम देख लिया, अब हम देखते हैं पैनल डिस्कशन क्या होता है। तो बच्चों जो आपका पैनल डिस्कशन होता है ये इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड होता है। इन दिस मेथड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट डिस्कस अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो ऑडियंस के सामने किसी एक टॉपिक पे क्या करते हैं बच्चों, वो अपनी एक टॉपिक पे क्या होता है बोल रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें क्या था बच्चों वो अपनी बात से बता रहे थे लेकिन उसमें डिस्कस नहीं कर, डिबेट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते किसी एक टॉपिक को लेके और वहां पे ऑडियंस सुन रही होती है, वहां पे वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। अगर मैंने उनसे कहा था इन्फेक्शन कंट्रोल तो एक टीचर आपको बता दिया कि हाँ इसका इंट्रोडक्शन ये है, डेफिनेशन ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पैनल डिस्कशन में क्या होता है, यहाँ पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं एक टॉपिक पे, ठीक। अब देखो इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। डेफिनेशन क्या है बच्चे इसका हम देखते हैं। अब पैनल डिस्कशन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच 4 एक्सपर्ट, जिसको हम पैनल मेंबर बोलते हैं, डिस्कस अ टॉपिक अंडर द गाइडेंस ऑफ द मॉडरेटर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। यहाँ पे जो 4 लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स आए होते हैं वो लोग क्या कर रहे होते हैं, एक टॉपिक पे जो मॉडरेटर होते हैं उसके गाइडेंस के अंदर उस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं ऑडियंस के सामने, ठीक। ये भी वही चीजें करता है, आपका इन डेप्थ नॉलेज बढ़ाएगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिले, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होती है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं एक पैनल डिस्कशन के, ये चीजें अगर होंगी अगर आप पैनल डिस्कशन करते हो तो।
टाइप्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड, जिसमें आप क्वेश्चंस पहले से ही प्लान होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें क्या होता है एट दैट पॉइंट आप कभी भी कोई भी सवाल पूछते हो। तीसरा क्या होता है ऑडियंस पार्टिसिपेशन पैनल, इसमें क्या होता है ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं पैनल डिस्कशन में, ठीक है। चौथा आपका होता है सिंपोजियम स्टाइल पैनल, इसमें क्या होता है शॉर्ट टॉक फॉलोड बाय डिस्कशन, ठीक है। पहले शॉर्ट उसके बारे में छोटी सी बात होती है, बाद में उसके बाद डिस्कशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होते हैं, इसमें प्रेजेंस ऑफ मॉडरेटर और चेयरपर्सन, टॉपिक इज क्लियरली डिफाइंड, इनफॉर्मल एंड इंटरेक्शन डिस्कशन, फिर क्या होता है ऑडियंस मेनली लिसन्स, टाइम लिमिटेड डिस्कशन होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेसिस पे लोग वहां पे बात कर रहे होते हैं, ठीक। रोल ऑफ पैनल, इसमें क्या होता है कोई भी टॉपिक होता है वो वेल प्रिपेयर करना होता है, इसमें क्या होता है एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है, इसमें क्या करनी है अदर जो पैनल मेंबर्स है उनका भी रिस्पेक्ट करना होता है, जो भी आप बोल रहे हो वो क्लियर और ब्रीफली होना चाहिए, स्टिक टू द टॉपिक होना चाहिए। पैनल मेंबर जो है उनके लिए रोल है, उनका क्या रोल है वो अवॉइड डोमिनेट ना करे अगले मेंबर को और आंसर करे क्वेश्चन को ऑनेस्टली, उसमें मैनिपुलेशन ना करे। एडवांटेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखा, इंप्रूव करेगा अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लिसनिंग स्किल को बढ़ाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करेगा, एनकरेज करेगा प्रोफेशनल डिस्कशन और यूजफुल नर्सिंग एजुकेशन, ठीक। डिसएडवांटेज, इसमें भी ऑडियंस पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, नीड स्किल्ड मॉडरेटर इसमें चाहिए होता है, और इसमें क्या होता है सब मेंबर में डोमिनेट, कुछ मेंबर कभी कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लेते हैं, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप के लिए ये भी सुटेबल नहीं होता है, और गुड प्लानिंग की जरूरत इसमें भी पड़ती है। तो बच्चे जो सिंपोजियम था पैनल डिस्कशन था उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें क्या होता है आप टॉपिक डिवाइड कर दिए होते तो क्या आपको ग्रुप वाले मेंबर को बता दिया गया होता कि आपको इसके बारे में बोलना है, तो वो आते उस चीज के बारे में बोलते हैं। लेकिन पैनल डिस्कशन में क्या होता है बच्चों, इसमें डिस्कशन हो रहा होता है, मतलब आपको एक टॉपिक दे तो उसके बारे में 4 लोग जो आए होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में, जिसको ऑडियंस सुन रही होती है, तो वो क्या करते हैं वो अपने तरीके से उस चीज को परसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, डिस्कशन और सिंपोजियम में डिफरेंस है, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं सेमिनार बताने की जरूरत है क्या बच्चों, मुझे ये बताओ। नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको, मुझे तो नहीं लगता उनको सेमिनार बताने की जरूरत है। अटेंडेंस अगर शॉर्ट ना हो तो मुझे लगता है कि कौन सा बच्चा ऐसा होगा, कोई भी बच्चा जो सेमिनार को इंटरेस्टिंगली कि हाँ मैं सेमिनार अटेंड करने जाऊंगा, है ना, बताने की जरूरत है नहीं भी है, फिर भी एग्जाम में तो लिखना है, चलो देखते हैं। तो सेमिनार क्या होता है, एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मेथड होता है नर्सिंग एजुकेशन में यूज, जिसमें क्या होता है इट हेल्प स्टूडेंट गेन इन डेप्थ नॉलेज ऑन अ टॉपिक एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है। अ सेमिनार इज अ टीचिंग मेथड इन विच ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट एंड डिस्कस अ टॉपिक अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर और फैसिलेटर। टीचर या फैसिलेटर के प्रेजेंस में कोई भी बच्चा जब किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है लोगों के बीच में, तो वो आपका क्या होता है सेमिनार, ठीक। पर्पस क्या होता है, डिटेल नॉलेज किसी टॉपिक के बारे में गेन करना, सेल्फ लर्निंग हैबिट इंक्रीज करता है ये, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो, आपका ये डिस्कशन और क्वेश्चनिंग का स्किल जो होता है उसको एनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस जो होता है उसको इंप्रूव करने के लिए आप सेमिनार करते हो, ठीक है। आपके टाइप्स का इंडिविजुअल सेमिनार, 1 पर्सन प्रेजेंट टॉपिक, जहाँ पे एक ही पर्सन होता है जो टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा होता है, ग्रुप सेमिनार जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, फैकल्टी लेड सेमिनार में क्या होता है टीचर प्रेजेंट एंड गाइड, यहाँ पे टीचर क्या करता है प्रेजेंट करता है और गाइड करता है, ठीक है, मतलब वो हेल्प कर रहे होते हैं आपकी। स्टूडेंट में क्या होता है स्टूडेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट, स्टूडेंट खुद प्रिपेयर करता है और प्रेजेंट करता है। क्लिनिकल सेमिनार में क्या होता है कि आप क्लिनिकल केसेस के बेस पे आप सेमिनार को वहां कंडक्ट करा रहे होते हो। सेमिनार कमिटी में कौन कौन से बच्चों, एक चेयर पर्सन होता है, कन्वेयर होता है, सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है, और साइंटिफिक कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है। तो चेयर पर्सन ओवरऑल कंट्रोल देखता है, कन्वेयर आपका ऑर्गेनाइज करता है, सेक्रेटरी आपका रिकॉर्ड करता है डिटेल एंड रिपोर्ट, ट्रेजरर आपका फाइनेंस को मैनेज करता है, सेलेक्ट करता है कमिटी, साइंटिफिक कमेटी करता है कि आप कौन सा टॉपिक और क्या कंटेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अरेंज करता है, लॉजिस्टिक करता है। ये तो स्टूडेंट बेसिस पे हो गया सेमिनार। बच्चे लोग अगर ओवरऑल हम सेमिनार देखें तो आपको भी पता है कि सेमिनार कैसे होता है कि कोई एक टॉपिक लिया गया होता है, उस टॉपिक को क्या कहते हैं बहुत डिटेल में कि हाँ डेट डिसाइड होती है, वेन्यू डिसाइड होती है, स्पीकर्स आते हैं, ऑनलाइन भी होता है कभी कभी, या तो स्पीकर होते हैं और कई सारे कॉलेजेस के लोग आपस में जुड़ रहे होते हैं, कई सारे स्टूडेंट जुड़ रहे होते हैं आपस में, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रही होती है,
पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे होते हैं, कई सारे लोग उस पर ओपिनियन दे रहे होते हैं, मतलब एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा नॉलेज का एक्विजिशन जब आप कर रहे होते हैं तो सेमिनार से कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे होते हो, ठीक है। फेजेस क्या होता है, प्लानिंग में आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हो, एक कमिटी फॉर्म करते हो, डेट फिक्स करते हो, टाइम और वेन्यू फिक्स करते हो, ठीक। प्रिपरेशन में क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, आप उस कंटेंट को विजुअल एड की प्रिपेयर करते हो कि कौन कौन से विजुअल एड्स आपके उस टाइम पे यूज होंगे। फिर लास्ट में आप क्या करते हो, उसको रिहर्सल करते हो उस टाइम पे कि आप प्रिपेयर हो जाओ कि आपको 10 लोगों के बीच में अगर बोलना है तो आपको ये चीजें तो करनी पड़ेंगी ना बच्चों, तो रिहर्स कर लिया आपने। अब नेक्स्ट फेज देखो क्या होता है बच्चों, तो नेक्स्ट फेज इसमें प्रेजेंटेशन फेज में क्या होता है, आप कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हो, जो भी आपका टॉपिक था, अब प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, ठीक है। डिस्कशन एंड क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो, क्वेश्चन करते हो, क्योंकि अब आपका ये मेन फेज है, ठीक है। लास्ट में इवेल्युएशन आता है, आपको टीचर से और स्टूडेंट से क्या मतलब फीडबैक मिलता है और आप अपनी लर्निंग को खुद एसेस कर पाते हो, तो ये आपका क्या था, इवेल्युएशन फेज। एडवांटेज क्या होते हैं, आपकी नॉलेज एनहांस होगी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी एनहांस होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ आपका क्या होता है, ये आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रहा है, आपका जो फियर होता है, ऑडियंस फियर, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा होता है, तो ये आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डिसएडवांटेज बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत होती है कहीं भी सेमिनार करने से पहले, ठीक है। ये लार्ज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं होता, बट मेरे ख्याल से अब तो हो गया बच्चों, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंडक्ट कराते हैं तो कई सारे लोग की रीच हो जाती है, ठीक है। सम स्टूडेंट में नॉट पार्टिसिपेट, हाँ हम लोग इंटरेस्टिंगली कहाँ ही करते हैं, मैंने बोला ना कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहाँ मजा आता है, अटेंडेंस ना कम रहे तो कभी ना करें, ठीक। डिपेंड ऑन प्रेजेंटेटर एबिलिटी, जो प्रेजेंट कर रहा है उसकी एबिलिटी भी कैसी है, मतलब शो कर पा रहा है जो उसका टॉपिक था उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज होता है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल प्ले, ठीक। तो रोल प्ले बच्चों मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि रोल प्ले में क्या होता है, कि आपको एक टॉपिक दिया गया होता है, वहां पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उस सिनेरियो के बेसिस पे, ठीक है। तो रोल प्ले इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें उनको अलग अलग रोल दिया गया होता है, कि मान लो कोई नर्स बन गया, कोई पेशेंट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, ठीक। इसमें उनको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होते हैं। रोल प्ले जब वो करते हैं तो उनको पता होता है कि उस टाइम पे उनको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब टाइप्स स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हो, जब भी आपको कोई रोल प्ले करना होता है तो आपको एक थीम दी गई होती है कि आपको उसी टॉपिक पे रोल प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रूल्स क्या है, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, फिर आप हर लोगों को उनके रोल असाइन करते हो कि आप पेशेंट बनोगे, आप नर्स बनोगे, आपको मेंबर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको हर एक जो बच्चा उस रोल प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको क्या काम करना है, उसका रोल क्या है, उसको आप दे देते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आपका एनेक्टमेंट, यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होता है वो एक्ट कर रहा होता है, उसको आपने रोल्स बता दिया, क्या कंटेंट है, क्या टॉपिक है, वो बता दिया आपने। अब वहां पे फिर क्या होता है, डिस्कशन होता है, क्लास डिस्कशन, व्हाट वाज डन वेल एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव। उसके बाद क्या होता है, डिस्कशन में क्या होता है कि आप जब ऑलरेडी कर चुके तो फिर आप आपस में क्लासरूम आते हो, वहां पे डिस्कस कर रहे होते हो कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको समरी और इवेल्युएशन मिल रहा होता है कि आपने वो रोल प्ले किया तो आपसे लर्निंग पॉइंट में क्या आपको गेन हुआ, क्या आप इवेल्युएट कर पाए, ठीक। अब हम देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड रोल प्ले होता है, इसमें हर चीज आपका स्ट्रक्चर्ड होता है, आपके रोल पहले से पता होता है, स्क्रिप्ट जो आपका होता है वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। इसमें जो टीचर गाइड करता है आपको, टीचर ही गाइड करता है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। अनस्ट्रक्चर्ड में अचानक से होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, यहाँ पे स्टूडेंट खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसे कि हैंडलिंग एन एंग्री पेशेंट किस तरीके से करना है, उसका अगर रोल प्ले करना हो तो वो कैसे खुद करेगा, ये चीज है। सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसमें कुछ टीचर्स हेल्प करते हैं, कुछ बच्चा, ठीक है। बेसिक सिचुएशन दिया गया होता है, डायलॉग अब फ्री होते हैं, सिचुएशन टीचर देता है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म करना है वो स्टूडेंट करता है, ठीक। मल्टीपल रोल प्ले, इसमें क्या होता है कि सब सेम सिचुएशन एक्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप, मतलब होता है ना कॉम्पिटिशन, कि आपको बोला गया कि आपका टॉपिक ये है तो 4 ग्रुप बना देंगे, चारों ग्रुप को सेम टॉपिक पे करना, उसमें से कौन सा ग्रुप अच्छा है इससे ये पता चलता है, ठीक है। रोल रिवर्सल, इसमें स्टूडेंट्स का रोल को रिवर्स कर दिया था, जो नर्स बना था उसको पेशेंट बना देंगे, जो पेशेंट बना था उसको नर्स बना देंगे। सिमुलेशन क्या होता है, रियल लाइफ सिनेरियो टाइप बना दिया जाता है, उस पर उनको करके दिखाना होता है, ठीक है।
और क्या होता है सोशियो ड्रामा में, क्या होता है सोशल प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप कोई रोल प्ले कर रहे होते हो तो वो आपका होता है सोशियो ड्रामा, ये आपका मेन भी है, तो ये थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। फिर आपका क्या होता है स्पॉन्टेनियस क्लासरूम, अचानक से कोई मान लो सिनेरियो टीचर ने क्लास में आपको दे दिया, तो आपको क्लास के टाइम या टीचिंग के टाइम मान लो आपको बच्चों को कुछ समझाना हुआ, तो आप रोल प्ले करके वहां पे दिखाते हो, तो वो आपका होता है स्पॉन्टेनियस, एट द पॉइंट आपने करके दिखाया, ठीक। अब बच्चों हम देखते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। अभी तक हमने रोल प्ले देख दिया, प्रोजेक्ट क्या होता है बच्चों, तो द प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड इज स्टूडेंट सेंटर्ड, यहाँ पे ये बच्चों के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है in which learner plan, execute and evaluate a project based on real life problem और topic under teacher guidance। इसमें आपको एक टॉपिक दिया गया होता है जिसमें बच्चा क्या करता है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या जो भी उसने सीखा या किया वो उस पर क्या करता है लिखता है, ठीक है, प्रोजेक्ट में इवेलुएट करता है, उसको प्लान करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इसमें मान लो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आप चूज करते हो, कोई टॉपिक आपको दिया गया, चूज किया, फिर प्लान किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद प्रेजेंट किया और फिर आपने अपने रियल लाइफ में यूज किया। तो ये आपके क्या होता है 5 स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। टीचर्स का क्या रूल होता है यहाँ पे, टीचर्स आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है और आपको इवेल्युएट करता है कि कहाँ पे आप सही हो, कहाँ पे आप गलत हो। स्टूडेंट का रोल होता है कि वो प्लानर होता है, क्योंकि वो खुद प्लान कर रहा होता है कि किस तरीके से करना है, वो काम करता है, वो टीचर को रिपोर्ट करता है और टीचर के लिए प्रेजेंट करता है कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है और आपने ये चीज मैंने प्लान किया, मैंने ये काम किया है, फिर वो आपको बताता है टीचर को, फिर उसको प्रेजेंट करता है, ठीक। एडवांटेज क्या है, सेम हर जगह मैक्सिमम एडवांटेज सेम है बच्चों से कि एक्टिव लर्निंग, क्रिएटिविटी आएगी, लीडरशिप आएगा, लॉन्ग टर्म लर्निंग रिटेंशन, क्योंकि वो खुद किया रहेगा, खुद प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसके दिमाग में वो चीज लंबे टाइम तक रहेंगी। डिसएडवांटेज क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, लार्ज क्लासेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा टफ होता है और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब बच्चों हम देखते हैं फील्ड ट्रिप। तो फील्ड ट्रिप में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है अलग अलग जगहों पे जाता है, वहां पे वो एक्सपीरियंस करता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेता है और उसके बाद करता है फिर वो लिखता है कोई चीज या बताता है, तो उसको आप बोलते हैं फील्ड ट्रिप। तो इसमें फील्ड ट्रिप में क्या होता है, अब फील्ड ट्रिप इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट आर टेकन आउटसाइड। इसमें क्या बच्चों को बाहर लेके गया होता है, कभी आप लोग कहीं क्या बोलते हैं म्यूजियम गए हो, तो जो म्यूजियम टीचर्स आपको लेके जाते हैं वो भी एक टीचिंग मेथड होता है जिसको आप बोलते हो फील्ड ट्रिप, ठीक है। तो ये आपका फील्ड ट्रिप का मेथड है कि आपको वहां ले जा किसी और जगह पे ले जाके आपको सिखाया जा रहा है, तो वो आपका फील्ड ट्रिप होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि आप रियल प्लेसेस पे जाओ, वहां पे ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो और लर्न करो डायरेक्टली उस चीजों को देख के कि ऐसा है ये चीज, ठीक है। आपको जू ले जाया गया होता है बचपन में, प्लांट गार्डन जहाँ पे प्लांट म्यूजियम होता है वहां पे ले जाया गया होगा, आप लोगों को म्यूजियम में ले जाया जाता है, या कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं वहां पे ले, तो ये सारे एक टाइप ही होते हैं फील्ड ट्रिप के कि आपको वहां ले जाया गया रियल जगह पे जहाँ पे वो चीज है, फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, आपने देखा कि रियल लाइफ में वो कैसा, उससे आपने जो नॉलेज गेन किया वो आपका होता है फील्ड ट्रिप मेथड। तो कहीं ना कहीं फील्ड ट्रिप जो होता है ये ऐसा तरीका होता है कि बच्चों के दिमाग में वो चीज रह जाती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं खेल खेल में देख के इंटरेस्ट के साथ चीजें सीख रहा होता है, ठीक। तो यही होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि वो थियरी चीजों को प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ पाए। अगर आप जू को थियरी में पढ़ा रहे हो कि हाँ ये जू में एनिमल्स होते हैं, ऐसे रहते हैं, ये होता है, लेकिन अगर बच्चों को आप लेके जाओ तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको मिलता है, स्किल्स को वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंप्रूव करते हैं, अपने इंटरेस्ट और मोटिवेशन ये क्या करता है इंक्रीज करता है, ठीक है। टाइप क्या होता है लोकल फील्ड ट्रिप, आप आसपास की जगहों पे लेके गए होते हैं। हमारे में देखा जाए तो हमें सीएचसी पीएचसी आंगनवाड़ी सेंटर लेके जाए होते हैं, वहां से हम गेन करते हैं कि कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशन होती है, कैसे हैंडल हो रहा है पीएचसी पे, कैसे हैंडल हो रहा है सीएचसी पे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम वहां जाके देख पा रहे हैं, बुक में पढ़ते हैं कि हाँ इसकी पॉपुलेशन इतनी होती है, उसकी इतनी होती है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं रिटेन करना तो टफ होता है। बट जब हम वहां जाके ड्यूटी करते हैं तो हमें पता चलता है कि पीएचसी पे कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, सीएचसी पे क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वहां पे हम देख पा रहे हैं। तो ये हो गया डिस्टेंट पे कि हम दूर ले जाए, जैसे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या इंडस्ट्रीज का मिल्क प्लांट हम लोगों ने विजिट किया होगा, जो बच्चे 5th सेमेस्टर में रहे होंगे, तो ये हमारा ये भी एक फील्ड टाइप का होता है, डिस्टेंट लर्निंग का होता है कि आप जो किताब में पढ़ रहे होते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप जाते हैं तो वहां पे आप रियल में देख रहे हो तो चीजें कैसे हो रही है, तो प्रोसेस को आपको रटने के बजाय आप समझ पा रहे हो, तो ये आपका डिस्टेंट फील्ड ट्रिप हो गया। गाइडेड में क्या होता है कि इसमें आपको जब भी कहीं आप विजिट कर रहे होते हैं तो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि यहाँ पे ये ऐसे हुआ, यहाँ पे ये ऐसे हुआ, तो वो होता है गाइडेड फील्ड ट्रिप, ठीक है।
अब अनगाइडेड होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट को टीचर गाइड नहीं कर रहा था, वो आया हुआ है, खुद देख रहा है, खुद सीख रहा है। ठीक। इंडिविजुअल फील्ड ट्रिप होता है कि बच्चा खुद निकल गया कि मैं दुनिया की खोज करूंगा, मैं इस जगह पे जाऊंगा, तो ये होता है तुम्हारा इंडिविजुअल फील्ड ट्रिप। ग्रुप फील्ड ट्रिप में पूरा होल क्लास जो होता है वो साथ में किसी कॉमन चीज को अचीव करने के लिए विजिट करता है कहीं पे, तो वो आपका होता है ग्रुप फील्ड ट्रिप। ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से क्या होता है कि आप खुद कोई चीज कर रहे हो, खुद ही सीख रहे हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये टीचर लर्निंग का अप्रोच होता है जिसमें लर्नर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसको क्या सीखना है क्या नहीं, उसको किस चीज की जरूरत है। वो अपने गोल खुद सेट करता है कि उसको ये गोल अचीव करनी है, वो खुद सेलेक्ट करता है कि कौन सी रिसोर्सेज इसको यूज करना है, और इवेल्युएट करता है आउटकम विथ मिनिमल टीचर गाइडेंस। बिना टीचर की गाइडेंस से वो क्या करता है, अपनी कमियों खुद, मतलब वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, गोल खुद डिसाइड कर रहा है, कंटेंट खुद डिसाइड कर रहा है, रिसोर्स क्या यूज करना खुद, इवेल्युएट भी खुद कर रहा है, थोड़ा सा टीचर का हेल्प ले रहा है, बस। ये आपका होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्टेप्स क्या होते हैं, आप पहले खुद की लर्निंग नीड्स क्या है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्या है वो आइडेंटिफाई कर रहे हो, कौन से रिसोर्स आपको यूज करनी है, कौन सी लर्निंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी है, कौन फिर उसको इंप्लीमेंट करते हो लर्निंग में, उसके बाद खुद को सेल्फ इवेल्युएट करते हो और लास्ट में अपने रियल लाइफ में उस चीज को क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, करते हो और सीखते हो। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में बच्चों सिंपल सी बात है, इसमें हम नेट का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज करो ताकि आप अपने लर्निंग को और ज्यादा एनहांस कर पाओ। यहाँ पे टीचर का कोई यूज नहीं होता है, या आप इंडिपेंडेंट वे में ज्यादातर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर या नेट का यूज करके आप अपनी लर्निंग को बूस्ट आउट कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीका होता है कि आप जो भी आपने प्लान करके आया बच्चों के बीच में, आप वहां पे क्या करो, असिस्ट करते हो। एडवांटेज, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, यहाँ बच्चा अपने हिसाब से सीख रहा है, मोटिवेशन इंप्रूव होता है, उसका टाइम बचता है रिवीजन के लिए, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है उसको। ठीक है, नीट कंप्यूटर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, कॉस्टली होता है, लेस पर्सनल इंटरेक्शन क्योंकि वो कंप्यूटर से चीजें पढ़ रहा है, और टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, अगर उसको सॉल्व करना नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग की। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें टीचर का क्या रोल है। इसमें टीचर प्लानर या फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, रिसोर्स को सेलेक्ट करवाने में हेल्प करता है, इवेल्युएट करता है। बच्चे का क्या रोल है, वो एक्टिव लर्निंग करता है, बिकॉज कंप्यूटर को खुद यूज करके सीख रहा है, कोशिश कर रहा है सीखने की, और सेल्फ पेस्ड यूजर, यहाँ बच्चा अपने स्पीड से, जिस स्पीड से उसको समझ में आता है उस स्पीड से उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। वन टू वन इंटरेक्शन में क्या होता है बच्चों, वन टू वन इंटरेक्शन में क्या होता है, टीचिंग मेथड इन वन टीचर इंटरेक्ट विद वन लर्नर इंडिविजुअली। इसमें एक टीचर एक टाइम पे एक ही बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से या तो उसको पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, या उसको गाइडेंस की जरूरत हो सकती है, या उसको फीडबैक की जरूरत हो सकती है। एक टाइम पे एक बच्चे को अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपका होता है वन टू वन इंटरेक्शन। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, हाईली इफेक्टिव लर्निंग होती है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, अगर कोई गलती वो उस टाइम करो तो तुरंत करेक्शन मिल जाता है उसको कि हाँ क्या गलत है क्या नहीं, और एक गुड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी बिल्डअप होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हर इंडिविजुअल को टाइम देना पड़ेगा, लार्ज ग्रुप के लिए सुटेबल कभी भी नहीं है, रिक्वायर मोर टीचर्स। ठीक है, टीचर्स का रोल इसमें गाइड और फैसिलिटेटर की तरह, इवेल्युएटर, मोटिवेटर। बच्चों का रोल क्या है कि वो एक्टिव लर्नर की तरह काम करता है, पार्टिसिपेंट्स की तरह काम कर रहा है। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, ऐसी जो लर्निंग एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज जो होती हैं बच्चों, वो इसमें क्या करता है, बच्चा या जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, वो सुनने के बजाय वो खुद करता है इसमें। दीज मेथड आर वाइडली यूज्ड इन प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे कि नर्सिंग्स में, क्योंकि हम बच्चे जो कोर्स कर रहे होते हैं नर्सिंग, उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि आप थियोरी से पढ़ लो हो जाएगा, नहीं, हमें प्रैक्टिकल करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रियल पेशेंट की लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, उनके केयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आपको एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्टिव लर्निंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे चल के कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए काम करना है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना और उनकी हेल्थ को रिस्क में नहीं डालना है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिससे हम खुद करके सीखेंगे, जिससे हमारा स्किल भी बहुत ज़्यादा एनहांस होगा, और कहीं ना कहीं हमें चीज़ें सीखने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे दिया कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, टीम वर्क को बढ़ावा देता है, और प्रैक्टिकल स्किल्स हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आ जाती हैं। अब पहला जो हमारा है बच्चों, वो हमारा पहला जो है एक्टिव, इसमें टीम बेस्ड लर्निंग।
टीम बेस्ड लर्निंग आपको ऐसे ही बैठे बैठे नहीं आ जाएगा, आपको 4 लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। जब आप 4 लोगों के साथ मिलके काम करोगे तब आपके अंदर वो स्किल डेवलप होगी कि 4 लोगों के साथ मिलके काम कैसे करते हैं, ठीक है। आपने कभी काम नहीं किया, आप वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बन गए, वहाँ पे कई सारे लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको डिफिकल्टी होगी। इसलिए कहते हैं कि आपको खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज ये भी होती है। इसमें स्टूडेंट स्मॉल टीम के साथ सीखता है, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्री क्लास प्रिपरेशन, इंडिविजुअल रेडीनेस टेस्ट, टीम रेडीनेस टेस्ट और एप्लीकेशन एक्सरसाइज करता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे पहले क्लास को प्रिपेयर करता है पहले, ठीक है। फिर सबसे पहले हम इंडिविजुअल का टेस्ट लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर हम उसका मार्क्स को इवोल्युएट करते हैं कि कितने मार्क्स उसके आए थे, उसको हम उस टाइम फीडबैक अभी नहीं देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टीम रेडीनेस टेस्ट। ये टेस्ट लेने के बाद फिर हम टीम, मतलब फिर सेम चीज को, पहले इंडिविजुअल क्लास में 30 बच्चे आए, ठीक है, हमने एक पेपर तैयार किया था एमसीक्यू वाला, ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर तैयार किया, हमने इंडिविजुअल टेस्ट ले लिया, ठीक। अब सेम क्वेश्चन को फिर हम टीम डिवाइड कर देंगे, 5-5 लोग का, ठीक है। फिर उसको इवेल्युएट किया, ग्रुप ए ने कितना अच्छा किया, बी ने कितना किया, सी ने क्या किया। फिर हम 2 मार्क्स को कंपेयर करते हैं कि जब इंडिविजुअल वो बच्चा था तो उसने कितना मार्क्स लिया, और जब वो ग्रुप में आया तो कितना मार्क्स उनका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ये हमारा होता है टीम बेस्ड लर्निंग। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे ने टीम में कितने अच्छे से परफॉर्म किया, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेगा। इससे डेवलप होगा टीम बेस्ड लर्निंग। ये हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और लास्ट में क्या करता है, वो जो एक्सरसाइज उसने सीखी वो उसको अप्लाई कर पाता है। एडवांटेज क्या होता है, वही है बच्चों, टीम वर्क के लिए काम करे तो टीम वर्क प्रमोट करेगा, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी इंसान खुद का लेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। अब दूसरा बच्चा हमारा आता है, वो होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है वो सॉल्व करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, ठीक है। टीचर एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर, इसमें टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, और इसमें बच्चा जो होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। इसमें प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग इश्यूज को, सीखने में क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद खुद उसके बारे में पढ़ता है, उस पर ग्रुप डिस्कस करता है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया तो पहले उसने प्रॉब्लम को क्या किया, देखा, एसेस किया कि क्या है, उसके बाद उसने देखा कि उसको क्या दिक्कत क्या हो रही है उस चीज को सॉल्व करने में, फिर उसने उस चीज के ऊपर काम किया, फिर काम करने के बाद क्या किया, लोगों से बीच में डिस्कस किया, उसके बाद उसने सोल्यूशन उसका निकाला। तो ये इसके स्टेप्स थे, ठीक है। एडवांटेज क्या, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहीं ना कहीं इसको एनकरेज करेगा। एग्जांपल दिया, मैनेजिंग एक कम्युनिटी आउटब्रेक केस, मान लो कम्युनिटी में कोई डेंगू का केस, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया, तो उस टाइम पे आप जो सोल्यूशन निकालोगे वो आपका होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। सॉरी बच्चों। नेक्स्ट हमारा पीयर शेयरिंग। तो पीयर शेयरिंग या पीयर लर्निंग, इसमें क्या होता है, जो टीचिंग, जो स्टूडेंट लर्न बाय टीचिंग एंड शेयरिंग नॉलेज विद पीयर्स, इसमें अपने दोस्तों के साथ या 4 लोगों के साथ स्टूडेंट जब अपने नॉलेज को या अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, उसके बाद उसको सोल्यूशन मिलता है, वो आपका होता है पीयर शेयरिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, जब वो शेयर करेगा तो उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और एनकरेज करेगा कोलैबोरेटिव, कि कई सारे लोग मिलकर उस चीज का सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट टीचिंग जूनियर्स, मान लो सीनियर नर्स जो है वो जूनियर्स को सिखा रही हो, तो कहीं ना कहीं वो पीयर शेयरिंग हो गया, कि साथ वालों के साथ अपनी बातों को शेयर करके वो चीजें सीख रहा है, ठीक। केस स्टडी एनालिसिस की, मान लो कोई एक केस हमने उनको दे दिया, उसके बाद हमने क्या किया, उस केस का रियल लाइफ सिनेरियो केस बनाया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, थियरी को प्रैक्टिस किया उसके ऊपर, तो वो हमारा होता है केस स्टडी एनालिसिस। जैसे कि केस को हम रीड करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, और लास्ट में हम उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है हम यही चीज करेंगे उस पेशेंट के ऊपर। ये होता है, ठीक है। एडवांटेज इसमें भी वही है कि अगर कोई हम ये सोल्यूशन, ये दिक्कत है तो क्यों है, ये सोल्यूशन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपका क्लिनिकल रीजनिंग एक स्ट्रांग होगा, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल स्ट्रांग होगी। जैसे केस स्टडी ऑन डायबिटीज मैनेजमेंट, तो आप कहीं ना कहीं लास्ट में डिसाइड करो कि पेशेंट को क्या देना क्या नहीं देना, देना है तो क्यों देना है, ये चीजें, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट बच्चों वो जर्नलिंग, ये होता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। मैंने आपको पिछली बार बताया था जर्नलिंग क्या होता है, तो जर्नलिंग ये होता है कि अपने इमोशंस को लिखना, ठीक है। लिख के जब आप कोई चीज सीखते हो, अपने इमोशन को पोर आउट करते हैं, डायरी पे लिखते हो, तो वो आपका जर्नलिंग होता है, ठीक है। स्टूडेंट वेयर रिफ्लेक्टिव नोट्स अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसने जो सीखा उसको क्या किया, उसने लिखा, और लिख के उसने एक्सपीरियंस किया कि क्या उससे अच्छा था क्या बुरा था, तो वो आपका होता है जर्नलिंग। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको दिखने को मिलता है, प्रमोट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को कहीं ना कहीं एनहांस करता है। इससे आप खुद को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो,
ठीक है, जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग लग रही है, आपने वहां पे कुछ देखा, उसने आप उस एक्सपीरियंस को आके लिखते हो कि आज मैंने इस पेशेंट की जान बचाई या मेरे से आज ये गलती हुई, तो कहीं ना कहीं वो आपकी खुद की जो सेल्फ एनालिसिस है, वो आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहीं ना कहीं वो दिख रही है, आप लिख रहे हो तो आपको पता चलेगी कि आपकी कमियां क्या थी और आपने अच्छा क्या किया, वो चीजें। ठीक। डिबेट, डिबेट में क्या होता है कि एक जो टीम होती है वो उसके फेवर में होती है, कोई एक टॉपिक दिया गया तो एक फेवर में होगा, एक उसके जस्ट अपोजिट होगा। इसमें भी बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वो खुद मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा डेवलप होगा और एक ही चीजों के दो, एक प्रॉन्स भी पता चलेंगे और कॉन्स भी पता चलेंगे, तो सेम चीजें में होंगी। ठीक है, तो बच्चा अपना क्रिटिकल थिंकिंग भी कहीं ना कहीं डेवलप करेगा। वही चीज है कम्युनिकेशन, लॉजिकल थिंकिंग और एविडेंस बेस्ड लर्निंग उनका बढ़ेगा, जैसे कि डिबेट और नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन, की नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है कि सिजेरियन डिलीवरी अच्छी है, तो एक उसके एडवांटेज में बोलेगा, एक उसके डिसएडवांटेज में बोलेगा, तो ये आपका होता है डिबेट। नेक्स्ट है गेमिंग। आजकल तो ये बहुत ज्यादा एजुकेशनल गेम हमने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्विज बेस्ड एप्स फॉर नर्सिंग एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने बोला गेम के थ्रू पे मैंने कोई ऐप बनाया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्विजेज आते हैं कुछ बहुत फनी वे में, तो बच्चा उससे क्या करता है, करके सीखता है, तो वो इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं होता है और बच्चा खुद वहाँ पे एक्टिवेट होता है, कुछ सिनेरियो बन के आ जा रही है, कुछ पॉपअप होके आ जा रहा है, तो कहीं कहीं बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है और वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस कर पाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो गेमिंग कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, क्विजेस बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपकी गेमिंग बेस्ड लर्निंग में आती हैं। नेक्स्ट आपका है एक्टिव लर्निंग इन प्रोफेशनल एजुकेशन। बच्चों ये एक्टिव लर्निंग एक्चुअली नहीं है, ये आपका इंटर प्रोफेशनल लर्निंग है। ठीक है, इंटर प्रोफेशनल लर्निंग में मैं बच्चों बताती हूँ आपको क्या होता है कि इसमें अलग अलग मतलब अलग अलग टीम के या अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं किसी एक चीज को लेकर, जिससे आप सीख पाते हो। अगर मैं आपसे कोई नर्सिंग में ही मैं बात कहूँ, अगर मैं आपसे कोई एक इमरजेंसी नर्स है और एक तुम्हारी आईसीयू की नर्स है, एक आपके पीडी डिपार्टमेंट की आईसीयू की नर्स है, तो अगर आपकी कभी मीटिंग रखी जाती है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉलेज, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि उनके पास कुछ स्पेशल होगा रिलेटेड टू पीडिया। इमरजेंसी नर्स के पास होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। एक जो नॉर्मल आईसीयू में काम कर रही हैं उनकी मैं बात करूँ तो उनके पास कुछ और नॉलेज होगा। जब आप उनके साथ बैठोगे तो आपको एक दूसरे के डिपार्टमेंट, मतलब मैं अगर आप कहूँ एक दूसरे के जो आपके अलग अलग जगहों पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या वर्कलोड है, कैसे मैनेज करते हो, तो आपस में एक्सचेंज हो रही है वो चीजें, तो आपको कहीं ना कहीं ये होता है इंटर प्रोफेशनल लर्निंग। क्या आप कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग जगहों से आप सीख रहे हो कोई चीज, तो वो आपका होता है इंटर प्रोफेशनल लर्निंग। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो हमारा जो यूनिट 3 था इम्प्लीमेंटेशन, ये अब खत्म हुआ। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछ लेना। और एक चीज है कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पे मिलता है, और हमारे ऐप का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बस थैंक यू सो मच, और लाइक करो हमारे चैनल को, वीडियोस को सब्सक्राइब करो एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।